उतार चढ़ाव के बीच भारतीय बाजारों में आज कारोबार लगातार दूसरे दिन कमजोरी, लेकिन आखिरी 1.5 घंटे में क्या आएगी रिकवरी और पूरा करेंगे करेक्शन या फिर दिखेगा दबाव? लेंगे जवाब फाइनल ट्रेड में। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल सिंघवी जी से कि पहले दिन अगर ऐसी गिरावट हो तो पूरे हफ्ते पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है और आगे के ट्रिगर्स क्या हैं, वहां पर भी नजर रहेगी। सर, सबसे पहले तो बताएं बड़ी बातें क्या हैं। बिल्कुल, एक्शन भरपूर है बाजार में। उतार चढ़ाव अच्छा खासा है, हालांकि ट्रेंड थोड़ा कमजोरी की तरफ है, लेकिन बार बार रिकवर होकर बाजार ऊपर आने की कोशिश भी करते हुए दिख रहे हैं। और ये रिकवरी अब आपको दिखेगी निफ्टी बैंक में 32,000 के ऊपर की, और निफ्टी भी लगभग 14,375 के आसपास। 150 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में है। तो ये सारे कमजोरी वाले ट्रेड आपको इस वक्त नजर आएंगे। लाल निशान में जरूर बाजार आपको दिखेंगे इस वक्त। जो कुछ भी बिकवाली है उसमें सभी सेक्टर इंडेक्स कमजोर है। निफ्टी का मेटल इंडेक्स सबसे ज्यादा कमजोर इस वक्त आपको नजर आएगा। सेल, टाटा स्टील, हिंडाल को 4 से 5% टूटे हैं। डाउ फ्यूचर्स करीबन 50 अंक कमजोर हैं, कोई खास नहीं। यूरोप के बाजारों में निचले स्तरों से रिकवरी आई है और ये सपाट कारोबार करते हुए आपको नजर आएंगे। अनिल जी, 1.5 दिन पूरे हो चुके हैं, ठीक है। 2:30 बजे की तरफ भी मूव कर रहे हैं और यूरोप और भारतीय बाजारों में रिकवरी आ रही है। तो बताएं सर, अब ये 230 फैक्टर है, 1.5 दिन की है या फिर एक होप मिल रही है फिर से? डाउन बट नॉट आउट। हाँ, थोड़ा नीचे है, लेकिन अभी तक पूरा जो वो वैसे हमारी इंडिया की फर्स्ट इनिंग की जो बैटिंग हुई उसी तरह से कि थोड़ी लीड नहीं मिल पाई। हाँ। लेकिन उतने बुरे नहीं है। एग्जैक्टली वैसे ही हाल है कि थोड़ा नीचे है, तेजी नहीं हो पाई, लेकिन उतना बुरे नहीं है। और सबसे बड़ी बात दीप देखिए कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। 31,725, 31,825 बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट रेंज है, जो आखिरी सपोर्ट रेंज वहां से खराब होना था, एग्जैक्ट आज का लो 31,809 है। तो उस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से बैंक निफ्टी ऊपर है। अब आपको क्लोजिंग वाले शो में एक ही चीज ध्यान में रखनी है। अगर 14,350 को क्लोजिंग बेसिस पर आप होल्ड कर पाते हैं आज, तो उतनी समस्या नहीं है। ओके, 14,350 के नीचे आज बंद होंगे तो आपके लिए 14,150 यानी कि यहाँ से 200 पॉइंट की जगह खुलती है। 14,150 14,200 तक का करेक्शन खुलता है। तो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगले 1.5 घंटे में हम क्या करते हैं वो उतनी अहमियत वाला नहीं है जितना ये कि आप आज कहाँ जाकर बंद होते हैं। और अगर आप क्लोजिंग बेसिस पर 14,350 होल्ड करते हैं, नॉट बैड। 14,435 के ऊपर बंद होते हैं, ठीक है। 14,475 के ऊपर बंद होते हैं, वेरी नाइस। तो अब ये है कि आखिरी 1.5 घंटे में क्या कुछ होता है, लेकिन इस वक्त जो संकेत दिख रहे हैं उतने बुरे नहीं लग रहे हैं कि जिससे कि बाजार बहुत टूट के गिरे। आखिरी 1.5 घंटे में पहली बार शुक्रवार को बहुत बड़ी खरीदारी नहीं है, आई आधे घंटे में, लेकिन छोटी। आज क्या खरीदारी आती है ये बड़ा क्वेश्चन है, और क्या साइजेबल खरीदारी आती है जो कि हरे निशान में ले जा पाए। शुक्रवार को खरीदारी आई थी लेकिन हरे निशान में नहीं ले जा पाए। आज भी निचले स्तरों से थोड़ी खरीदारी के संकेत मिले। देखिए 230 फैक्टर की जगह 130 फैक्टर का हमारा है। लेकिन अब ये आखिरी 1.5 घंटा तो आज लिटमस टेस्ट है ताकत का, बुल्स के पास है कि नहीं, ताकत या डर क्या है वो पता चलेगा। चलिए, तो भरपूर एक्शन है सर। और भसीन साहब का भी स्वागत करते हैं। बिल्कुल, भसीन साहब हमारे साथ है, बिल्कुल के साथ करते हैं स्वागत। भसीन साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सर आउटलुक और साथ ही आपके अपडेट्स। तो देखिए अनिल जी, ये तो मच वांटेड करेक्शन था और अच्छा है, मार्केट की हेल्दी, बट द रिबाउंड इज आल्सो इक्वली फास्ट। तो यू आर इन अ बुल मार्केट, यू हैव टू यूज दीज डिक्लाइंस। और अगर आप वेट कर रहे थे पोर्टफोलियो बनाने का, तो आई थिंक नाउ इज द टाइम टू गेट इनटू गुड क्वालिटी मिड कैप्स, particularly some of the NBFCs, जहां हमने देखा है कि स्ट्रेस ऑन बैलेंस शीट ऑन NPAs इज मच लोअर, और जो रोबस्टनेस है इट्स कमिंग फ्रॉम द रूरल साइड। और उसमें आपको मैंने 2 नाम पहले भी दे चुका हूं, आज सुबह भी आपको कहा था, L&T फाइनेंस बिकम द बेस्ट प्रॉक्सी प्ले, जो उन्होंने इंडिकेट किया टू ट्रैक्टर्स, 2 व्हीलर्स, और फाइनेंसिंग इज टेकिंग ऑफ इन अ ब्रिलियंट वे। और प्लस जो आज इंडिकेशन आई है कि NPAs ऑन delinquencies ऑन रिटेल रोल्स इज मच लोअर इन देयर बुक। तो आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव। सुबह आपको L&T फाइनेंस का था, बने रहिए, ये लेने वाला मौका है। 104.5 पे आपके पास सेल थी, आपको याद है 3 दिन पहले। अब 96 97 में लीजिए, बिकॉज आई थिंक दिस इज हेडेड टू 120 बाय मे बी द एंड ऑफ द बजट, क्योंकि दे कैन बी अ लॉट ऑफ शॉप्स फॉर रिटेल। तो L&T फाइनेंस में बाय था, बंधन बैंक में, दोनों प्रॉक्सी प्ले हैं ऑन द रिटेल साइड। बने रहिए और ऐड करिए। अब आप कहें तो मैं 2 बाइज हैं वो मैं आपको दूं। सर बताइए। तो पहला होएगा सर, अगेन जो मैं पहले भी कह चुका हूं, जो मैंने उस दिन प्रॉफिट बुक कराया था ट्रेडिंग का M&M फाइनेंस में 85 से लेके 90, अब आपको 77-78 में मिलेगा। M&M फाइनेंस विल बी द प्रॉक्सी प्ले फॉर द ट्रैक्टर बिजनेस ऑफ M&M, जो आज रिकॉर्ड हाईस पे है।
और आपको ये ऑलमोस्ट 1 टाइम से लेस प्राइस टू बुक में मिलता है। आई थिंक उनके जो निम्स हैं इट विल एक्सपैंड लाइक L&T फाइनेंस। तो 77 78 में लीजिए, 73.50 का स्टॉप लॉस रखिए, 188 to 190 का टारगेट। दूसरा बाय होएगा PNB। PNB will be the best proxy play on the PSU banks, यहाँ yields and improvement in raising money। आपने देखा उन्होंने पैसे रेस किए हैं और वो उनकी जो कैपिटल है उसको रीअश्योर करेगा। तो PNB 35.5 में लीजिए, 34.75 का स्टॉप लॉस रखिए, 38.5 का टारगेट। तो 2 स्टॉक हैं जहां पर खरीदारी करने की राय है वसीम साहब की तरफ से। पूरा फोकस बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज पर ही है। M&M फाइनेंस में करें खरीदारी, 177 178 की रेंज में यहां पर खरीदिए, 173 हाफ 173.50 का स्टॉप लॉस, 188 190 188 190 का टारगेट। और PNB में करिए खरीदारी, 35 रुपये 50 पैसे 35.75 के आसपास, 34.75 का स्टॉप लॉस होगा, 38 रुपये 50 पैसे 38 रुपये 75 पैसे के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। धन्यवाद वसीम साहब। 2:50 पर फिर से आपसे होगी मुलाकात। लेकिन आइए बढ़ते आगे और देख लेते हैं कौन से हैं वो ट्रिगर्स जिन पर बाजार की रहेगी नजर। बताने के लिए तैयार है आज देवांशी बताइए। बिल्कुल, आज आप देखिए जो नतीजे आने वाले हैं वो माइंडट्री के हैं और इसके अलावा L&T फाइनेंस होल्डिंग की जो नतीजे आते हुए दिखे उसके बाद आज एनालिस्ट की कॉल और साथ ही राइट इश्यू पर आज होता हुआ दिखेगा और 3,000 करोड़ के राइट इश्यू पर आज बोर्ड की बैठक होती हुई दिखेगी। साथ ही वित्त मंत्री आज 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के जो वित्त मंत्री है उस पर प्री बजट मीटिंग करेंगे, इस पर नजर रखें। कल नतीजों में हम देखेंगे वायदा बाजार में ICICI लोम्बार्ड के नतीजे होंगे और अगर कैश मार्केट की बात करें तो एलेम्बिक फार्मा, सीएट, साथ ही CSB बैंक, L&T इन्फोटेक, टाटा कम्युनिकेशन और टाटा मेटालिक्स के नतीजे आते हुए दिखेंगे। दिल्ली मुंबई के बीच राजधानी फिर से शुरू होती हुई दिखेगी कोविड के बाद, तो इस पर नजर रखनी होगी IRCTC पर। साथ ही बुधवार को नतीजों में बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस के नतीजे हैं जिस पर नजर होगी बाजार की। और वायदा बाजार में फेडरल बैंक, हेवल्स और HDFC AMC के नतीजे इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही तानला प्लेटफॉर्म्स जो इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर जो एक प्लेटफॉर्म बना है क्लाउड डिजिटल प्लेटफॉर्म, वो लॉन्च होता हुआ दिखेगा। IRFC IPO का आखिरी दिन होगा और साथ ही इंडिगो पेंट्स का IPO खुलता हुआ दिखेगा जहां पे 1170 करोड़ जुटाने की योजना है। प्राइस बैंड 1488 से 1490 रुपीस प्रति शेयर पर तय होती हुई दिखी है और 22 जनवरी को ये IPO बंद होगा। और आखिर में जो बाइडेन US के 46 प्रेसिडेंट के पद पर शपथ लेते हुए दिखेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा ग्लोबल मार्केट्स के वाइज। बिल्कुल, तो भरपूर ट्रिगर्स हैं और मिड वीक एक्शन भी काफी रहने वाला है। इससे पहले कि खबरों वाले शेयर्स जाने, हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से कुछ कॉल्स तैयार हैं। पहला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। आफ्टरनून दीपांशु, आफ्टरनून अनिल जी। एक्चुअली मेरे को टाटा स्टील वीक लग रहा था लेकिन मुझे 76 के लेवल के नीचे ही बेचना है। अभी 79 79.50 है तो मैं वेट करूंगा। अगर 676 ब्रेक हुआ तो मैं सेल इनिशिएट करूंगा। मुझे लग रहा था कि अभी टूटेगा, इसके लिए मैंने ये दिया था, बट अभी यहाँ से बाउंस बैक आ रहा है तो थोड़ा सा वेट करें। 676 के नीचे ही मुझे बेचना है, अभी फिलहाल नहीं बेचना है। ओके, 676 के नीचे बेचना है। वागले साहब टारगेट और स्टॉप लॉस जरा फिर से बताएंगे। 676 टाटा स्टील ब्रेक होता है, 684.85 का स्टॉप लॉस होगा और 660 का टारगेट 15-16 रुपए वन वे मिल जाएंगे। ओके, तो 660 के टारगेट के लिए बिकवाली करें टाटा स्टील पर। 2 और कॉल आपके लिए तैयार हैं। पहले चलते हैं सचिन जी के पास, उनके BTSTT के लिए। बताएं सचिन जी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून दीपांशु एंड गुड आफ्टरनून अनिल जी। यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉक का नाम है PVR, जिसे हमने पिछले हफ्ते 10 की कमाई में भी रेकमेंड किया था। फिलहाल तो जिस तरीके से यहाँ पर प्लेस्ड है, काफी अच्छी वर्टिकल राइज आई है स्विंग लो बनाने के बाद, तो मुझे लग रहा है ये जो पर्टिकुलर मोमेंटम लग चुका है काउंटर में, वो 1555 तक एक्सटेंड होगा एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है 1600 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड भी हो सकती है। सो यहाँ पर खरीदारी करनी है PVR के फ्यूचर में। जब मैंने रेकमेंड किया है 1493 के आसपास इसके फ्यूचर्स थे। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1477 का एंड फर्स्ट टारगेट होगा 1555 का और लास्ट टारगेट होगा 1600 का। ओके, तो 1600 के बड़े टारगेट्स के लिए खरीदारी करें PVR पर। यह है सचिन जी की राय। अब एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु।
दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है और बहुत दिनों के बाद रिलायंस के अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आज मार्केट्स को मेरे को लगता है रिलायंस ने ही संभाल रखा है। लोअर लेवल से जो भी रिकवरी देखने को मिली है वो रिलायंस की वजह से, क्योंकि रिलायंस डे हाई पे आ गया है। 1980 के आसपास रिलायंस के अंदर खरीदारी बनती है। पिछले 8 दिनों के हायर लेवल्स पे रिलायंस अब आ चुका है। तो ऐसा लग रहा है कि जो साइडवेज कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट ये जो दिखा रहा है, उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि रिलायंस 2000 का लेवल क्रॉस करेगा। ऊपर में 2025, 2060 ये दो टारगेट्स इसी हफ्ते में रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिलने चाहिए। जिन्होंने भी रिलायंस को बाय करके रखा हुआ है वो होल्ड करें। अभी तो रैली स्टार्ट हुई है 2025, 2060 के टारगेट्स के लिए। नीचे पे 1925 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऑप्शंस के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। रिलायंस का 1980 वाला कॉल अभी सीएमपी 60-62 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। रिलायंस का 1980 वाला कॉल नीचे में 35 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में 90 रुपए से लेके 110 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो ये रैली की जस्ट मेरे को शुरुआत लग रही है रिलायंस के अंदर। ऐसा लग रहा है कि स्टॉक यहां से अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को चाहिए, यहां से अच्छा अपसाइड मूव दिखाना चाहिए और इंडेक्स को भी यहां से एक सपोर्ट मिलना चाहिए। ओके, तो रिलायंस लीडरशिप लेने के लिए तैयार है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है और इस कॉल पर आपका समर्थन देने के लिए तैयार है किरण जी। तो बिगुल, किरण का कमाल। बताएं किरण जी, आप किस तरह के लेवल्स देख रहे हैं रिलायंस पर? बिल्कुल, सुमित जी ने बहुत बेहतरीन समझाया, पर मेरा में एक पैटर्न है जिसको हम बुलिश वेज कहते हैं, उसका ब्रेकआउट है। 2.5 महीने का ट्रायंगुलर पैटर्न का अपसाइड ब्रेकआउट में देखने को मिला है। मेरा स्टॉप लॉस बहुत नजदीक होगा 1950 का और टारगेट्स 3 से 4 दिन देने चाहिए। तो 2080 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। 2000 में एक छोटा सा बैरियर है, वो आराम से लांग देगा ऐसा मेरा मानना है। जिस तरीके से डेरिवेटिव डेटा, ऑप्शन चेन डेटा पैन आउट हो रहा है, अगर 2000 के ऊपर की आज की क्लोजिंग मिली तो अगले 3 दिनों में 2080 के टारगेट्स आपको कैश लेवल्स में देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए रिलायंस पर खरीदारी की राय और इस पर एक और कॉल भी तैयार होते हुए दिख रहा है। तो बिगुल, राकेश जी, कुणाल जी के लिए बताएं सर, आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, वही राय है जो बाकी पंचों की राय है। दीपांशु, देखिए एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज में और जिस तरह का ब्रेकआउट दिखेंगे तो 2100 तक के टारगेट स्टॉक के लिए हैं। और यहाँ पर जो पहला टारगेट है 2038 का, दूसरा टारगेट 2075 का, तो 2038 और 2075 के टारगेट के लिए बाय करें और 1965 पर स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए। क्या हो गया अचानक से भाई? सर नतीजे हैं 22 तारीख को। नहीं, वो तो पहले से पता हुआ, अभी थोड़ी पता चला है, अभी थोड़ी डेट आई है 22 तारीख को रिजल्ट। भाई सब वागले साहब, आपकी भी इच्छा है तो पूरी कर लो। रिलायंस की कोई मतलब ऐसा क्या हो क्या गया, सब लोगों को अचानक से रिलायंस पसंद आया है? कुछ तो मतलब चार्ट्स में गजब ही है। एक ही कोई वागले साहब, आशीष जी को पूछ लेना, चलो वागले साहब की तो राय फिर भी शायद मिलती जुलती है, सब टेक्निकल एक्सपर्ट। आशीष सर, सबको रिलायंस पसंद आया अचानक से, आप भी आ रहा है तो बता दो, या भारतीय आपके लिए तो नहीं अनिल जी, हमने अपने क्लाइंट्स को रिलायंस खरीदने की कॉल दी हुई है 1950-55 में। और टारगेट 2030-40 का हमारा टारगेट है और मुझे लगता है कि वो अचीव हो जाएगा। अनिल जी, वो चार्ट्स में क्या होता है कि वो जब एकदम बड़ी मूवमेंट आती है वो प्राइस एक्शन के साथ, तो आई थिंक वो उस वक्त ट्रिगर सबको थोड़ा ज्यादा नजर आ जाता है। बट अनिल जी, उससे पहले मतलब हेड ऑफ द कर्व में है, तो हमने अपने क्लाइंट्स को 1950-55 में कॉल दे रखी है विद द टारगेट ऑफ 2030-40 का। तो अब वो मूवमेंट आई है तो अच्छा दिख रहा है। तो और अनिल जी, उसने इंडेक्स भी संभाला है। अनिल जी, बाकी भी इंडेक्स और उसके बारे में जब आपके पास टाइम हो तो बात करते हैं। अरे टाइम ही टाइम है सर, 2:30 बजे, मतलब 2:30 बजे मेरी स्ट्रेटेजी आएगी, उसके पहले आपको जो करना है करो। उस समय डिस्टर्ब मत करा सर। तो अनिल जी मार्केट में जो एक करेक्शन की हम वेट कर रहे हैं, अनिल जी करेक्शन से ज्यादा जो लाइट रहने का डिसिप्लिन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए अनिल जी, टाटा मोटर, टाटा स्टील, बड़े बड़े जो अच्छे स्टॉक्स हैं,
और अनिल जी आपको अगर ध्यान हो कि 3-4 दिन पहले एक सेक्टर कहा था कि जिससे बिल्कुल ध्यान रखना है, जो इस करेक्शन को लीड करेगा, वो था एनबीएफसी। और एनबीएफसी में अनिल जी देखिए मतलब 105 का 95, एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा 195 से 175, एसआरटी भी। तो ये अदर देन पीएल मैंने बोला था कि सारे शॉर्ट कैंडिडेट्स हैं और सारे शॉर्ट बहुत अच्छी तरह से ब्यूटीफुली पैन आउट हुए हैं, तो उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट आया है। तो इन लेवल पे कुछ नहीं करना अनिल जी, रिवर्सल पे एनबीएफसी में शॉर्ट का ध्यान रखना है, लेकिन लाइट रखना है अनिल जी। अगेन बड़े बड़े लॉट्स हैं, चाहे टाटा मोटर हो चाहे कुछ हो, मैं सबको ये बोल रहा हूं कि प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। और एक अनिल जी मैं पिछले दिनों में कुछ बिजी था, ज्यादा सुन नहीं पाया, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी जो मैंने अपने क्लाइंट से शेयर की और वो वहां पे बिल्कुल मैं एग्री करता हूं और मैं इसको रीट्राइट करना चाहता हूं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लेवल मार्केट का ऐसा है कि अगर आपको करेक्शन खेलनी है तो कॉल नहीं बेचनी है, आपको पुट्स लेनी है। तो अनिल जी वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी क्योंकि जब मार्केट में जब झटका लगेगा ना तो अनिल जी वो छोटा नहीं लगेगा। और अनिल जी स्टॉक्स में अभी भी देखिए 50 रुपए टाटा स्टील निकल गया, 20 रुपए टाटा मोटर। तो अगर बड़े बड़े स्टॉक और बड़े बड़े लॉट वाले स्टॉक इतने निकलते हैं ना तो सारी कमाई एक साथ निकल जाती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे डिसिप्लिन आपने बोला था जो हम शेयर कर रहे हैं कि ये मार्केट कॉल बेचने वाली नहीं है, अब अगर प्रोटेक्शन लेनी है तो पुट से हेज करने वाली है। परफेक्ट। और अनिल जी एक दो अपडेट और देने थे। एक मंथ एंड की पुट स्ट्रेटजी हमने बना रखी है 14,200 13,600, जो 13,000 तक सेफ है, वो अभी भी प्रॉफिटेबल है। ब्रेक इवन में आज प्रॉफिट में आ गई थी, ब्रेक इवन के आसपास चल रही है, जिसमें 70 से 75 रुपए में बनाई थी, उसमें अभी भी हम कहते हैं कि बने रहना चाहिए। वो बहुत अच्छी और बड़ी प्रोटेक्शन है अगेंस्ट योर पोर्टफोलियो। दूसरी चीज अनिल जी, बाकी जितने स्टॉक्स हमने दिए थे उनमें से एक स्टॉक का स्टॉप लॉस हुआ है, वो है बायोकॉन का, तो मैं वो आपसे शेयर करना चाहता था। अब अनिल जी हमारे पास 2 कॉल्स हैं, एक बाय की है और एक बियर स्प्रेड है निफ्टी में, आप कहें तो वो शेयर कर देता हूं। बिल्कुल, तो बाय कॉल आपकी, तो पहले बाय कॉल ले लेते हैं, उसके बाद आपका बियर स्प्रेड लेंगे। तो स्विंग के सुल्तान आशु इमरान बिगुल। बताएं सर। अनिल जी देखिए फाइनेंशियल सेक्टर वीक लगता है, लेकिन जो बैंक्स है ना अभी भी बहुत अच्छी ट्रैक्शन दिखा रहे हैं और जिनमें कुछ कुछ एक्शन नजर आ रहा है। तो जो एक अभी हमने शेयर किया अपने क्लाइंट से अनिल जी, वो उसी भाव पे मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। 940 की इंडसइंड बैंक की 940 की कॉल लेनी है 36 से 37 रुपए में। अनिल जी प्राइस इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने क्लाइंट से शेयर किया है, 36 से 37 रुपए में कॉल की ऑप्शन लेनी है 940 की। स्टॉप लॉस 28 है और टारगेट 55 है। तो इंडसइंड बैंक में अनिल जी एक तो गिरावट कम दिखी है और इसमें कुछ जो जिस तरह की स्टेबिलिटी आ रही है 900 के भाव के ऊपर, 950 के अराउंड, 930-40 के अराउंड, ये एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि अगर मार्केट में थोड़ा रिवर्सल आएगा तो ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इंडसइंड बैंक की कॉल लेनी है। इसके साथ अनिल जी एक निफ्टी का बेयर स्प्रेड बनाना है जो कि वीकली ऑप्शन है अगले 3 दिन के लिए। 14,200 की एक पुट लेनी है और 14,400 की, अनिल जी आई स्टैंड करेक्टेड, 14,400 की एक पुट लेनी है और 14,200 की 2 पुट बेचनी है। ये अनिल जी जो स्प्रेड है ये 15-16 रुपए में बनेगा। अगेन रिपीटिंग, 14,400 की एक पुट लेनी है, 14,200 की 2 पुट बेचनी है। ऊपर में कोई लॉस नहीं है, 15-16 रुपए की आपकी कॉस्ट है और ये 14,000 तक सेफ है। अनिल जी हमारा मानना है कि 14,250 के अराउंड जो एक सपोर्ट है वो सपोर्ट लेवल अभी तो टिकती दिख रही है और आज भी ली है और मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों तक शायद वो रह सकती है। तो अगर 14,250-300 के अराउंड रहता है तो अनिल जी इस स्प्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। ये 15-16 रुपए की कॉस्ट 100 से 150 रुपए भी दे सकती है, वर्स्ट केस 15 रुपए का लॉस। तो अगेन पोर्टफोलियो सबके पास है, जितना मर्जी हम कहें स्टे लाइट है, मार्केट में ट्रैक्शन ऐसी चल रही है कि कुछ ना कुछ लॉन्ग रहेगा, उसके अगेंस्ट स्प्रेड जरूर होना चाहिए 14,000 तक सेफ। और मंथली स्प्रेड भी जो अनिल जी 13,000 तक सेफ है वो भी बने रहे, मुझे लगता है कि उसमें भी अच्छे पैसे आ जाएंगे, जाने में कुछ नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया। देखिए पहले तो इंडसइंड बैंक का कॉल ऑप्शन खरीदना है 940 रुपए में, 36-37 रुपए के आसपास लीजिएगा और 28 का लगाइए स्टॉप लॉस, 55 रुपए का टारगेट। लगभग इसी प्राइस पर उन्होंने अपने क्लाइंट्स को भी दिया, आशु सर ने तो वो आपको डिस्क्लोजर दे चुके हैं। निफ्टी में आपको पुट ऑप्शन खरीदना है 14,400 का एक, सामने बेचिए 2, बेचना कितने वाला है 14,200 का, बराबर है, 14,200 के 2 बेचने, तो आप 14,000 तक हो गए सेफ। लगेंगी प्रीमियम आपको खाली 16 रुपए की, 16 पॉइंट का नुकसान है मैक्सिमम, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं। और 14,000 तक सेफ है, 14,000 के नीचे गए तो ही रिस्क है, जहां से आप अभी करीबन 400 पॉइंट ऊपर है, 450 पॉइंट ऊपर है, तो समझ सकते हैं आपकी रिस्क नहीं के बराबर है, कम है, नहीं के बराबर तो नहीं, कम है बिल्कुल। तो ये 2 स्ट्रेटेजी है जिस पर आपको फोकस करना आशु सर की तरफ से। आइए खबरों वाले शेयर भी जान लेते हैं। वरुण हमारे साथ है। वरुण बताइए, बाजार खुलने के बाद खबरें, रिजल्ट्स
डेफिनेटली रिजल्ट्स तो एक अभी रैलिस इंडिया के रिजल्ट्स है, अभी आए हैं मेरे ख्याल से, अभी वो फ्लैश भी होंगे आपके सामने थोड़ी देर में। अच्छे रिजल्ट्स आए, करीब 45 करोड़ के आसपास का मुनाफा है मेरे ख्याल से, तो वो नतीजे एक अच्छे थोड़ी देर में फ्लैश होंगे, वो देख लेना। इसके अलावा येस बैंक, यहाँ फिर से एक काउंटर जो है रडार पे रहने वाला है अब से लेकर शुक्रवार तक, क्योंकि शुक्रवार को बोर्ड की बैठक है और फंड जुटाने पे यहाँ कंपनी जो है वो प्लान करने वाली है, तो इस पे नजर रखे फिर से। इसके तो मैंने कहा अब ये फोकस में रहेगा अब से फ्राइडे तक फंड रेजिंग इंटरेस्टिंग हो रहा है। आइडिया, यस बैंक और सेल रेजोल्यूशन भी हो गया, तो सारी चीजें एक साथ ही आ रही हैं सर। इंटरेस्टिंग, ठीक है, बताइए आगे। दूसरा L&T, फिर से L&T कंस्ट्रक्शन को ऑर्डर मिला है, RVNL से 2.5 से 5 हज़ार करोड़ का ऑर्डर मिला है। वेंकीस, इस कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि बर्ड फ्लू का कंपनी के ऊपर कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं है, खासकर जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है वहां तक इन्फेक्शन अभी तक नहीं पहुंचा, तो उसका कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं है, ये इन्होंने सफाई दी है। अडानी ग्रीन, यहाँ पे टोटल जो है फ्रांस की कंपनी, इस कंपनी में 20% हिस्सा खरीदेगी, $250 करोड़ में हिस्सा बेचा जाएगा, ऐसी खबरें हैं। कैप्लिन पॉइंट, यहाँ पे इन्होंने कनाडा की एक फार्मा कंपनी के साथ करार किया है, 6 प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पे करार किया गया है। TCS, इस कंपनी ने यूके में 5G सर्विसेज के लिए करार किया है। मेजेस्को, कंपनी के नतीजे आए, जाहिर सी बात है कारोबार अपना बेच चुके हैं तो कंपनी के नतीजे तो कमजोर है, लेकिन अन्य आई है 33 करोड़ के आसपास की, और महापे पे जो प्रॉपर्टी है इनकी उसको बेचने पे अब बातचीत चल रही है। शक्ति पंप्स, यहाँ पे कंपनी घाटे से मुनाफे में आ चुकी है, 8.7 करोड़ के घाटे के मुकाबले 26.5 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने किया है। कुछ बड़ी डील्स जिसमें IGL में LIC ने हिस्सा बढ़ाया है, 9.48% से बढ़ा के 9.59% किया है। अशोक लेलैंड में लेकिन LIC ने अपना हिस्सा घटाया है, 2.21% से घटा के 1.46%। और टाटा मोटर्स में आज बड़ी डील हुई है, 19 लाख शेयर की हुई है, 252 से 260 के भाव के बीच में ये सौदे हुए हैं। पर स्टॉक के दबाव में इस समय टाटा मोटर्स पर एक और इनकी ग्रुप की कंपनी रैलिस, इसके अच्छे नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। आय में देखिए हमने बढ़िया सुधार देखा है, 534 करोड़ से बढ़कर आय आई है 571 करोड़, और साथ ही अगर आप मुनाफा देखें तो 45.6 करोड़ का आया है मुनाफा। मार्जिन्स एकदम स्टेबल रहे हैं, 10.45% से बढ़कर 10.54, तो एकदम आप स्टेबल ही मार्जिन्स कह सकते हैं। तो अच्छे नतीजे दिख रहे हैं और कामकाजी मुनाफे में हल्की सी आपने गिरावट देखी है, बट स्टेबल ऑपरेशनल नंबर्स आए हैं। आय में अच्छी बढ़त है, मुनाफे में अच्छी बढ़त है। कुणाल जी जरा चार्ट देखकर बताएं, स्टॉक भी स्पाइक कर रहा है 2% ऊपर, रैलिस इंडिया। देखिए चार्ट बहुत अच्छा है दीपांशु, हमने देखा है कि लगभग 10 रुपए की तेजी निचले स्तरों से बनी है और बहुत जबरदस्त वॉल्यूम हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें एक पुल बैक एक्शन देखने को मिलेगा आपको, जिसमें जैसे ही ये स्टॉक 296 के ऊपर ट्रेड करने लगता है आपको सीधा 305 306 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें, नई खरीद 296 रुपए के ऊपर करें, और अगर एग्जिस्टिंग आपकी पोजीशन है तो 288 के स्टॉप लॉस से बने रहने की राय। ओके, तो 288 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें और 300 के ऊपर जाने की तैयारी में दिख रहा है रैलिस। यहाँ पर एक एक्सेप्शनल इनकम का भी कंपोनेंट है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं मुनाफे को सहारा मिला है, पर उसको भी अगर निकाल दे तो काफी स्टेबल नंबर्स आते हुए दिखे हैं। तो डेफिनेटली ये एक स्टॉक है जो आपके रेडार पर होना चाहिए, रेडार पर होना चाहिए ढेर सारे और स्टॉक्स, क्योंकि निचले स्तरों से एक बढ़िया रिकवरी आप बाजार में देख रहे हैं और लगभग सभी स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। पर ITC यहां पर आ रहा है अच्छा कंट्रीब्यूशन, और लंबे समय बाद हम देख रहे हैं कि एक कंसिस्टेंट बेसिस पर ITC आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिख रहा है। राकेश जी, कुणाल जी ने भी इसके बारे में स्पेशल पिक दिया था फ्राइडे को। कुणाल जी वापस आ रहा हूं ITC को लेकर, सिमी जी ने भी आज यहां पर रिकमेंडेशन दी थी, 225 का आपका टारगेट था, आज 222 के लेवल्स पर आया, क्या करना चाहिए ITC के साथ? होल्ड करना चाहिए दीपांशु, बहुत ही जबरदस्त मूव आता हुआ हमने देखा है, और आज देखिए निचले स्तरों से बड़ी ही एम्फेटिक एक रिकवरी आते हुए दिख रही है। तो ये स्टॉक 225 पर नहीं रुकेगा, चार्ट देखकर ऐसा लगता है कि 230 232 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। FMCG स्टॉक सारे ही मजबूत लग रहे हैं, लेकिन ITC काफी दिनों बाद विशेष रूप से स्ट्रांग लग रहा है। तो जिन्होंने भी कल का खरीदा हुआ है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करें। अब स्टॉप लॉस को 218 रुपए के आसपास ले आए और पहला टारगेट अब 230 रुपए का होगा। बिल्कुल, तो ITC पर रखिए नजर, और इस स्टॉक पर एक और कॉल आ रही है बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, आपने बिल्कुल एकदम सही टाइम पे पूछ लिया। ITC के अंदर ब्रेकआउट है, फेब 2020 के हाई तोड़ रहा है, यानी स्टॉक 1 साल के हायर लेवल्स पे आ चुका है। तो जितने लोग ये स्टॉक को देख के परेशान हुआ करते थे, जिनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक था और हिलता नहीं था, अब उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया टाइम आ गया ये स्टॉक के लिए। ये स्टॉक यहां से एक बढ़िया मूव दिखाने को तैयार है इस हफ्ते में, और आने वाले दिनों में ITC में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा।
आईटीसी यहाँ पे बाय बनता है, जिसमें 228 230 के इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे और एक बार ये लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो स्टॉक के अंदर फिर ऊपर में 250 रुपए तक के लेवल जल्दी ही आईटीसी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 214 215 के आसपास का बनेगा, तो वो स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 230 240 ये दो टारगेट्स आईटीसी में जल्दी देखने को मिलने चाहिए। अगर कोई ऑप्शंस के जरिए ट्रेड लेना चाहता है तो 220 वाला कॉल 8 रुपए पे भी ट्रेड हो रहा है, 8.25 रुपए के आसपास, इसको खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में टारगेट बनेगा 12 रुपए से लेकर 14 रुपए तक का। 220 वाला कॉल ले सकते हैं, स्पॉट में खरीदारी कर सकते हैं 230 से 240 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए आईटीसी में खरीदारी करने की राय। ये है स्टॉक जबरदस्त कमाल दिखाता हुआ। और दीप, आपको याद होगा हम ये बात कर रहे थे कि 2021 में इंडेक्स को सहारा देने के लिए आईटीसी और एलएनटी 2 करण अर्जुन जरूर आएंगे। अबाउट टाइम सर, आईटीसी तो मतलब कितने सालों से ये 2 करण अर्जुन है इस साल के। आज तो दोनों ही परफॉर्म कर आएंगे, चिंता मत करो, जब कोई नहीं चलेगा तब इनकी याद आएगी। तो बिल्कुल सही पकड़ा है सुमित जी ने, आईटीसी में कमाल होने की तैयारी में। कमाल होने की तैयारी एक और स्टॉक में जो बताएंगे किरण जी। वक्त है किरण का कमाल देखने का। बताएं किरण जी। अनिल जी, कैश का स्टॉक है केईआई बाय करके चलना चाहिए। एक हफ्ते का वक्त देना चाहिए। 10 रुपए नीचे स्टॉप लॉस है 497 का और एक हफ्ते के अंदर टारगेट्स 570 के देखने को मिल जाने चाहिए। पहले टारगेट्स रहेंगे जहां पे एक बार रिव्यू लेना चाहिए। पिछले मंगलवार को सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न देखने को मिला था, वो था न्यूलैंड लैब्स का। न्यूलैंड लैब्स में भी ऐसे ही मूव आया है। 1200 के आसपास की बाइंग की रिकमेंडेशन थी और जिस तरीके से अभी 1421 का रेट चल रहा है, मेरा मानना है कि इधर जो अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 1300 के आसपास रखनी चाहिए। पर ये डिलीवरी बेस थोड़ा सा आपको ट्रेल करके चलना चाहिए। चार्ट पैटर्न बहुत ही शानदार है न्यूलैंड लैब्स और केईआई का। तो न्यूलैंड लैब्स में अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, केईआई अभी फ्रेश बाय करे और केईआई में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:6 का निकल के आ रहा है। तो रिस्क समझ के आपको बाय करके चलना चाहिए, हफ्ते 1.5 हफ्ते का व्यू रख के। 1:6 किरण जी, क्या हो गया इस कंपनी में? मतलब ऐसा कुछ गजब ही कमाल जी, है। हम तो चार्ट देखते हैं, हमें कुछ मालूम नहीं क्या हुआ। रिस्क 30 रुपए की है, टारगेट 60 रुपए के लंबे देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि 1:6 बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिलेगा। हाँ, यही तो 1:6 बोला तो मेरे एकदम कान खड़े हो गए। इनका ये तो बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं आप। तो केईआई इंडस्ट्री कैश का ये स्टॉक जबरदस्त कमाल करने की तैयारी में 570 रुपए के टारगेट के लिए खरीदे। ये है राय। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। घाटे से मुनाफे में आइए ऐसी कंपनियों का तो इंतजार है। घाटे से मुनाफे में थोड़ी देर में आ रहे हैं। आपको रिकमेंड करने वाले सेठी साहब 2-3 मिनटों में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, जिन्होंने लगातार स्नोमैन को रिकमेंड किया है। आइए, 61 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कंपनी टर्न अराउंड होती हुई दिख रही है और 3.5 करोड़ के घाटे के मुकाबले में 1.5 करोड़ के आसपास के मुनाफे का आंकड़ा। और हमेशा की तरह कुरान जी को कहे बगैर वो तैयार हैं। 59 करोड़ से आय 60 करोड़ बढ़ी, आय वहीं की वहीं है, मुनाफा थोड़ा बढ़कर आया है। कुणाल जी, चार्ट्स। अनिल जी, चार्ट बहुत शानदार है, ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है इंट्राडे चार्ट्स पर। केवल एक समस्या यह है कि 64 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो यहां से अब मान लीजिए कि 1-1.25 रुपए की तेजी तो बिल्कुल लग रही है कि आते हुए दिखेगी। 64 रुपए जो है वो इसके लिए बड़ी अड़चन है। 64 पार होगा तब मीनिंगफुल अपसाइड देखने को मिलेगा। जिनके पास पोजीशन है, स्टॉप लॉस रखे हैं। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 59 रुपए के आसपास। 64 पार होने के बाद बड़ी तेजी की संभावना है। 64 पार होने के बाद बड़ी तेजी और 64 तक कुछ नहीं हो, तब तक क्या करना है बताएंगे सेठी साहब। और सेठी साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और सेठी साहब, आपका भी स्वागत है। इससे पहले आपकी शॉर्ट टर्म पिक्स लाइन, चूंकि स्नोमैन की बात चल रही है, आपने तो बहुत नीचे के लेवल से लगातार रिकमेंड भी किया, स्टॉक भागा भी, रिजल्ट्स बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। बताएं सर, इस पर पहले राय दे दें। गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर रिमेम्बरिंग फॉर स्नोमैन। ये स्टॉक मैंने उस समय रिकमेंड किया था, या तब से कर रहा हूँ जब अडानी कंटिन्यूसली इसमें हिस्सेदारी बेच रहे थे और प्रेशर था। तो मैंने कहा भी था कि ये सही समय है स्टॉक को लेने का। अभी जो नतीजा है बेहद ही दमदार नतीजा, और अभी तो ये शुरुआत है। बिकॉज जिस ट्रिगर पे इस स्टॉक को लेने की सलाह थी, जो वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन में एक मेजर प्लेयर हो सकता है, वो तो अब शुरू हो रहा है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को जिन्होंने भी लिया है वो बिल्कुल बने रहे। रिजल्ट बहुत ही दमदार रहे हैं और मुझे लगता है बहुत ही जल्दी हम वी विल सी लेवल्स ऑफ 75-80 रुपीज ऑन द स्टॉक। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पर आए।
इससे पहले सेठी साहब आपकी कुछ और बेहतरीन पिक्स लेने इससे पहले ये सुबह वाला फिलिप्स कार्बन आपने गलत दे दिया रिकमेंडेशन आज सुबह। अनिल जी सुबह गलत कैसे दे दिया? गलत तो दिया था आपने, 177 बोला था, आपने बोला लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट 250, तो ये तो शॉर्ट टर्म हो गया। मेरे को भी ऐसे डांट पड़ी थी पहले जब ग्लैंड फार्मा मैंने बोला था कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाइए, लिस्टिंग के दिन पहले दिन चल गया तो बहुत लोगों ने डांट लगाई। तो अब मैं भी ट्रांसफर कर रहा हूँ आपकी तरफ से, ये तो शॉर्ट टर्म में कमाल कर गया। गजब 177 वाला आज देखिए 187 तो ऑलरेडी चल रहा है, डे हाई पर है, तो बधाई पहले से स्वीकार करें। सेठी साहब बताएं इस पर पहले राय दें, उसके बाद मैं आपकी पिक्स लूंगा। हाँ बिल्कुल अनिल जी, देखिए स्टॉक पे मैं लॉन्ग टर्म में बुलिश हूँ, लेकिन ये आज जो चल रहा है मुझे लगता है ये जो परसों 20 तारीख को इसके भी इस क्वार्टर के नतीजे आएंगे, और जिस तरह के जो दिख रहा है इनके जो प्रोडक्ट के प्राइजेज और डिमांड, मुझे लगता है नतीजे बेहद ही दमदार हो गए, और वही ये जो प्राइजेज है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है ये शॉर्ट टर्म में ही हम रिजल्ट तक की 200 रुपए के लेवल्स को देख सकते हैं इसमें। बाकी जिनका भी लिया हुआ है मुझे लगता है एक लंबी अवधि के लिए इसमें बने रहे। हालांकि जिनका ट्रेडिंग का व्यू है वो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और फिर नीचे में एंट्री करने की सोचे, बट ओवरऑल इन द नेक्स्ट 9 to 12 मंथ 250 रुपए तक के लेवल्स बिल्कुल नजर आते हैं ना जी। चलो बहुत ही बढ़िया, तो ये है राय आपके लिए फिलिप्स कार्बन में 250 रुपए तक के टारगेट्स आपके लिए आ सकते हैं। ये राय सेठी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही। अभी तक तो राय जो भी सेठी साहब ने दी वो बिना बिगुल के दी, लेकिन अगर आपको वाकई में फ्रेश कॉल्स लेनी, पिक्स लेनी, तो बिना बिगुल के काम चलेगा नहीं। तो सेठी साहब के लिए बिगुल, स्वागत करते हैं एक बार फिर से सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सर, आज का पहला स्टॉक आपका। हाँ बिल्कुल अनिल जी, जो स्टॉक है वैसे 2 स्टॉक ही है आज भी, एक कैश मार्केट का स्टॉक है, एक F&O का स्टॉक है। कैश मार्केट वाला जो स्टॉक है वो पहले बोलना चाहूंगा अनिल जी, ये स्टॉक है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। इस स्टॉक को मैंने पहले भी 2-3 बार रिकमेंड किया है। एक जबरदस्त कंपनी है जो कि फ्लोरोपॉलीमर्स, फ्लोरोकेमिकल्स, रेफ्रिजरेंट्स और केमिकल्स बनाती है। सितंबर क्वार्टर में बहुत ही शानदार नतीजे थे, प्रॉफिट आया था 78 करोड़ का वर्सेस जो पिछले साल सितंबर क्वार्टर में सिर्फ 16 करोड़ का प्रॉफिट था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे 24%, और अभी तो इनके कुछ प्रोडक्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी हाइक भी हुई है। और दूसरा, ये जो कंपनी है ये रेफ्रिजरेंट्स बनाती है, तो जो वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन में जो रेफ्रिजरेशन की रिक्वायरमेंट होगी उसके ऊपर भी इसको फायदा होना चाहिए। और बाकी फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं, प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 68% हिस्सेदारी है, अच्छे नामी गिरामी म्यूचुअल फंड जैसे HDFC मिड कैप फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड, इन्होंने इसमें हिस्सेदारी रखी हुई है। और उसके अलावा बाजार के दिग्गज निवेशक वल्लभ बंसाली जी विद फैमिली अराउंड 6% स्टेक इसमें ओन करते हैं। स्टॉक अभी 608-9 के लेवल पे ट्रेड करता है। मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म में 650 का टारगेट है, 595 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, 595 के स्टॉप लॉस के साथ गुजरात फ्लोरो में करें खरीदारी, बेहतरीन कंपनी, यहां पर तेजी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। परफेक्ट। सेठी साहब दूसरा स्टॉक। दूसरा अनिल जी F&O का स्टॉक आज सबका कॉमन हो गया। मैंने भी जब आइडेंटिफाई करा तो 1985 के आसपास के भाव थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज अनिल जी 1990 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक को भी यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। इसके नतीजे आने वाले हैं 22 तारीख को, और इस बार मुझे लगता है जो इनका कोर बिजनेस है, जो मतलब नॉन आप बोलेंगे न्यू एज बिजनेस, जो क्रूड ऑयल या पेट्रोकेमिकल, पेटकेम और ऑयल से रिलेटेड जो बिजनेस है, वहां से भी काफी अच्छा ट्रैक्शन दिखेगा। और बाकी के जो दोनों बिजनेसेस हैं, रिटेल और ये टेलीकॉम, वो दोनों तो अच्छा कर ही रहे हैं। तो ऑल इन ऑल, और स्टॉक चला हुआ भी नहीं है, अंडर परफॉर्म किया पिछले 1-1.5 महीने से। मुझे लगता है यहाँ पे इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। रिजल्ट तक ही इसमें पहला टारगेट समझ लीजिए 2050 का, बाकी 2100 तक के लेवल आ सकते हैं। तो हम बुलिश ऑन रिलायंस फ्रॉम करंट लेवल, खरीदारी करने की सलाह रिलायंस का। अच्छा, ओके, तो रिलायंस में सेठी साहब को भी पसंद है। सेठी साहब फिर निफ्टी ज्यादा गिरेगा तो नहीं ना? अरे आज भी अभी देखिए अनिल जी, जो भी बाजार में गिरावट आई उसको संभाला है रिलायंस ने। फिर हाँ, एक ITC मैं भूल रहा हूँ, ITC मैंने पिछले ट्यूसडे को जब गिर रहा था 204-5 के लेवल पर रिकमेंड किया था, और टारगेट था 220 का, जो आज आ गए हैं। उसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर भी मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है ये जो निफ्टी के हैवीवेट ये संभाल लेंगे निफ्टी को। और वैसे भी वी आर हेडिंग इनटू द बजट, तो मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है, एटलीस्ट अंटिल द बजट। फिर एक बार बजट आने के बाद कैसा बजट होता है, विल टेक अ कॉल। तो आप किस चीज से घबराते हैं फिर सेठी साहब? हमारा तो बजट के नाम से डर लगता है हमारे को। नहीं, वही बोला मैंने कि जिनका ट्रेडिंग व्यू है और बजट तक में अच्छे प्रॉफिट हो जाए तो बजट के पहले थोड़ा हल्का हो जाना चाहिए। बिकॉज आमतौर पे देखा गया है इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने ऑलरेडी बना दी है
कि अगर थोड़ा भी डिसअपॉइंटमेंट होगा तो फिर बाजार में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो वन शुड कीप फिंगर्स क्रॉस फॉर द बजट। खैर बजट से पहले तो आपसे कई बार मुलाकातें होंगी, अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन फिलहाल ये है राय रिलायंस। आज रिलायंस, आईटीसी और एचडीएफसी बैंक, 3 स्टॉक है जिन्होंने पूरा कंप्लीट इंडेक्स मैनेजमेंट अपने हाथों में लिया हुआ है। ये है परफेक्ट इंडेक्स मैनेजमेंट और साइड काउंटर्स की हो रही है धुलाई। आप देखिए बाकी सब तरफ बढ़िया फर्स्ट क्लास, ऑल बायर सेटिस्फाइड, जिसको जितना चाहिए जिस भाव में चाहिए सब मिल रहा है। लेकिन इंडेक्स देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि उतनी कमजोरी है। इस हिसाब से लग भी रहा है कि पूरी तैयारी है 14,350 के ऊपर बंद होने की। आइए तैयार है स्ट्रैटेजी सर? बिल्कुल तैयार है, 2:30 बजे जी बिल्कुल बजाया जाए अनिल जी की स्ट्रैटेजी का। जी ग्लोबल फैक्टर्स की बात करें तो आज शाम अमेरिकी बाजार बंद रहेंगे, तो डाउ फ्यूचर्स में आज हल्का ट्रेड देखा है, पर फिलहाल 75 अंकों की कमजोरी है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी आपको मामूली गिरावट इस समय दिखा रहे हैं सर। यूरोप की बात करें, यहां पर थोड़ी सुस्त शुरुआत हुई थी, फिर रिकवरी भी आई। फ्रांस के बाजार 0.5% नीचे हैं, जर्मनी और यूके एकदम सपाट ट्रेड कर रहे हैं। और एशिया की अगर आप बात करें तो चीन के जीडीपी डेटा के बाद हमने देखा कि वहां के बाजार 1% ऊपर बंद हुए, हांगकांग भी लगभग 1% ऊपर था, पर जापान 1% नीचे था। तो मिले जुले क्यूज हैं सर, पर सुस्ती दिख रही है ज्यादातर आज। मतलब है ना, इसका मतलब ये आज का ट्रेंड ये है दीप पूरे ग्लोबल मार्केट्स का कि सब अपने अपने हिसाब से ट्रेड करें। किसी को किसी से लेना, किसी को किस लेना, कोई कोरिलेशन नहीं। सब भाई हम हमारे हिसाब से करेंगे। वैसा अमेरिका के फीचर्स अलग हैं, तो इधर लंदन और ये वाला आपका डेक्स, ये दोनों अलग ही चल रहा है। क्या अलग 0.5% कमजोर, तो जापान नीचे, तो चाइना हांगकांग ऊपर है, हम थोड़े नीचे हैं। तो मतलब सब अपने अपने संकेत। और रात को आज अमेरिकी बाजार तो हैं बंद। बिल्कुल। तो फोकस करते हैं डेटा पर जी। 14,300 ये पहला अहम सपोर्ट है निफ्टी के लिए। अब 21 लाख शेयर पुट में है और 17 लाख शेयर कॉल्स में है। लेकिन आज कॉल राइटर्स हो गए ज़्यादा, 14,300 के लेवल पे 17 लाख में से 14 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। ये थोड़े ट्रैप से नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप 14,300 के बहुत ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी रिस्क इनकी है। तो जब अब थोड़े से नीचे आए हैं 14,335 के आसपास, अभी अभी नीचे आए, नहीं तो अभी शो की शुरुआत में तो हमने 14,375 के 14,400। तो दीप एक सिंपल चीज़ है वो जो करनी है, वो ये है कि आपको 14,350 के नीचे की क्लोजिंग अगर आज मिलती है तो आप अपनी तेजी की पोजीशन थोड़ी कम कर लें, हल्की सी 300 के नीचे, 14,350 के नीचे, 350 के नीचे, क्योंकि तब है ना 14,150 14,225 की रेंज में कहीं करेक्शन पूरा होगा। अगर हुआ वहां पे तो हर एक लेवल से आपको जाना पड़ेगा नीचे। तो 14,350 के नीचे की क्लोजिंग थोड़ी नीचे की रिस्क खोलती है 150 से 200 पॉइंट की। ओके सर। तो वो हिसाब से आप देखिए क्लोजिंग। अभी जो डेटा दिख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये 14,400 के ऊपर जाने को तैयार है नहीं। क्यों? क्योंकि 24 लाख शेयर वहां पर हैं और उसमें से 15 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो आपके लिए इमीडिएट रेंज होगी 14,300 14,400 बचे हुए समय के लिए। 14,300 तोड़ेंगे तो फिर आप 50-75 पॉइंट की और कमजोरी देख सकते हैं। ये आपके लिए डेटा, तो बहुत ताकत अभी तक डेटा में दिख नहीं रही। दूसरा विक्स आपका बढ़कर आ रहा है, जो वॉलेटिलिटी बढ़ने का और कमजोरी का संकेत दे रहा है, ये दूसरा कारण है। और फ्लोज थोड़े से ठंडे हुए, वो तीसरा कारण है। तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो ऊपर में हल्के हल्के होते चले, ये आपके लिए। अब आइए बैंक निफ्टी, 32,000 के क्रूशियल लेवल पर बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है। क्रूशियल इसलिए है, 32,000 के कॉल्स, पुट और कॉल दोनों पर लगभग बराबर का इंटरेस्ट है। पुट में है 10 लाख शेयर, कॉल्स में है 9 लाख शेयर। पुट में 4 लाख शेयर आज जुड़े हैं, कॉल्स में 7 लाख शेयर आज जुड़े हैं, यानी कि थोड़े से कॉल राइटर्स हावी हैं, एग्रेसिव है। और अगर आप 3:05 के पहले 32,000 के नीचे रहते हैं, उससे पहले तो आपके लिए 32,725 32,825 की रिस्क है, वहां तक बैंक निफ्टी जा सकता है। ऊपर में आपके लिए 32,300 पार करना बहुत मुश्किल है। 32,300 32,400 की रेंज में अच्छी कॉल राइटिंग होकर रखी है। तो 32,000 ही मेक और ब्रेक है लेवल, उस पर फोकस करिए। और ईमानदारी की बात यह कि अभी तक तो स्क्रीन पे ताकत उतनी दिखी नहीं है जो होनी चाहिए। और वो भी आप देखो, अगर 3 स्टॉक निकाल लो, या आप आईटीसी, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, कहने में आप कह सकते हो क्यों निकाल ले भैया, क्या मार्केट में नहीं है? नहीं, बात तो सही है, लेकिन आप अब बढ़ने वाले शेयर देखो, एफएनओ की स्क्रीन खोलकर मुश्किल से 10-12 शेयर बढ़े, बाकी सारे लाल में। तो मामला थोड़ा ठीक नहीं है। तेजी करने की जल्दबाजी न करें, और जो तेजी की पोजीशन है उसको आप प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हैंडल करें। बस इतना ध्यान रखिए।
ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, ये आप ध्यान रखें और थोड़ा आप मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ही अपनी पोजीशंस बनाएं। बीपीसीएल को लेकर कुछ खबरें आ रही हैं, आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होने की तैयारी में है। कोजेंसिस के हवाले से ये खबर आ रही है जहां तक बीपीसीएल का सवाल है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 1500 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। अब डाइवेस्टमेंट के टाइम पर आप देख रहे हैं कि निवेश की योजना आ रही है कंपनी की तरफ से। बीपीसीएल थोड़ा एक्शन में आते हुए दिख रहा है। FY24 तक पाइपलाइन शुरू करने की योजना बना रहे हैं जहां तक बीपीसीएल का सवाल है। वागले साहब जरा बीपीसीएल पर नजर डालें। पिछले हफ्ते तो हमने देखा ओएमसीज में एक बढ़िया रिबाउंड आया था, बीपीसीएल ने भी पार्टिसिपेट करा। आज की जो डिप है ये क्या फिर से खरीदारी का मौका दे रहा है बीपीसीएल? दीपांशु, मुझे लगता है पोजिशनली तो बाइंग का अपॉर्चुनिटी है। मुझे नहीं लगता ये 390 के नीचे जाएगा। 411 का भाव है, मे बी 405 406 की तरफ जाएगा तो बाय करना चाहिए। मेरा 430 435 का टारगेट है। बीपीसीएल नजर रखें। फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं आंध्रा तेलंगाना में एक पाइपलाइन के लिए। एक कॉल आ रही है सचिन जी की तरफ से, तो बिगुल BTSTT। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकडाउन आया है। इनफैक्ट स्टॉक का नाम है डिवीज लैब। पिछले 7 दिनों से ऑलरेडी यहाँ पर एक करेक्टिव वेव आ रही थी, बट जिस तरीके से आज इंट्राडे में इसने 3600 का लेवल होल्ड किया था, वो पर्टिकुलर लेवल अभी वापस ब्रेक हो चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो गिरावट है वो काफी इंटेंसिफाई होगी। पुट के लिहाज से अगर हम देखें तो वहीं पर सबसे बड़ा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा था, और वो मुझे लग रहा है कि ब्रेक होने के बाद पुट राइटर्स काफी दूर हो सकते हैं। सो लगभग 3485 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए, जो लगभग 100 पॉइंट की गिरावट है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 3635 के आसपास। सो 35 पॉइंट की रिस्क होगी और लगभग 100 पॉइंट का टारगेट होगा। बेचना है डिविज लैब। ओके, डिविज लैब में बिकवाली करने की राय है इस वक्त आपके लिए सचिन जी की तरफ से। ओहो, 3600 के नीचे आ गया, क्या बात है। ओके, चलिए, तो अब अगला पिक ऑफ द डे आ रहा है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ में, और उसके बाद थोड़ी देर में कल के 2000 भी आपके लिए आएगा। तो उससे पहले एक बार बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए पिक ऑफ द डे का कल का काम आज। बताएं सर। अनिल जी, देखिए, पिक ऑफ द डे में हमारी पिक है यूपीएल यानी कि यूनाइटेड फॉस्फोरस, जो कि 2 दिन से लगातार तेजी दिखा रहा है। आज जबरदस्त तेजी आई है, और आज अनिल जी इसको दोबारा से रेकमेंड करने की वजह यह है कि यहां पर एक बिल्कुल आधे चांद जैसा पैटर्न, जिसको हम लोग बुलिश सॉसर पैटर्न कहते हैं, इसका ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। स्टॉक ने 542 रुपए के एक रेजिस्टेंस है, इसको पार करके आज उसके ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, और क्लोज भी उसके ऊपर आता हुआ दिखेगा। तो जिस तरह की यहां पर चार्ट स्ट्रक्चर है, इस स्टॉक में आपको एक अच्छा रनअप कल के ट्रेड में भी देखने को मिलेगा। हमारी खरीदारी की राय है यहां पर जो ब्रेकआउट का लेवल है उसके आसपास ही स्टॉप लॉस रखें, यानी कि 545 का 545 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय है। पहला टारगेट 575 रुपए का 575 का, और दूसरा 585 रुपए का। तो 575 585 के टारगेट के लिए यूपीएल में खरीदारी की राय। यूपीएल को खरीदना है, और सुबह से हम देख रहे हैं इस पर बढ़िया कॉल्स आ रही हैं जहां तक इस स्टॉक का सवाल है। वागले साहब ने भी यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी, और वागले साहब के भी टारगेट्स अब आते हुए दिख रहे हैं काउंटर पर, और साथ ही आप देख रहे हैं अब एक फ्रेश कॉल आ रही है राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। तो यूपीएल है एक स्टॉक जहां पर आपको एक्शन भरपूर दिख रहा है। एक्शन भरपूर दिख रहा है कुछ और स्टॉक्स में भी, और अनिल जी की तरफ से एक बढ़िया कल के 2000 की कॉल तैयार है। तो बिगुल अनिल जी के लिए बताएं सर। उसके पहले मैं कॉल दूं डीप हेमिस्फेयर, अभी मैंने देखा 10% सर। ओहो, 7 तारीख को आपने रेकमेंड किया था 92 के लेवल पर, वहां से 51% रैली आ गई है हेमिस्फीयर में। 7 तारीख अभी 8 दिन 17 18 हाँ 8 दिन में 51% रैली। गजब चल रहा है वैल्यू तो है। आपने तब भी कहा था कि डीप वैल्यू है, पर तभी से जो ब्रेकआउट आया सर, जबरदस्त एक्शन है। मतलब वही है कि किसी स्टॉक में अच्छी एंट्री हो जाए ना, तो आपको बड़ा फायदा ये होता है कि आपका कंफर्ट बन जाता है, फिर आप आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं। नहीं तो ये होता है कि आप फिर हड़बड़ी में जल्दबाजी में बेच देते हैं, तो वो इंटरेस्टिंग है। एनीवे, चलिए, ये तो बात हुई आपके लिए, और अब मैं अपनी कॉल दे दूं। जी सर। बेचने की राय है, और बेचना है आपको चोलामंडलम फाइनेंस 411 रुपये 35 पैसे चल रहा है। दीप, यहाँ पर बिकवाली करने की राय 411.35 पर, और मुझे लगता है कि सारी एनबीएफसी एक एक करके धीमे धीमे करके सब नीचे जाने की तैयारी में है।
तो आपको यहाँ स्टॉप लॉस लगाना है 420 का, थोड़ा सा स्टॉप लॉस दूर का रखेंगे और क्योंकि जो वॉलेटिलिटी है उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होना चाहिए। पहला टारगेट आएगा आपका 400 रुपये के आसपास का, दूसरा 395 और 385। बाजार के मूड माहौल के साथ ऊपर के टारगेट भी होते हैं, नीचे के भी होते हैं। अगर करेक्शन 14,350 पे रुक गया तो टारगेट 400 का रखिए। 14,350 तोड़ के नीचे बंद हो रहा है, थोड़ा आगे तक जा रहा है 14,150 14,200 तक, तो फिर 395 385। देखिए सबसे कमजोर कड़ी एनबीएफसी दिख रही है जी शॉर्ट साइड पर, मेटल्स तो ग्लोबल के चक्कर में, तो ये थोड़ी कमजोर है। तो अगर आपको शॉर्ट करना है तो ये एक स्टॉक हो सकता है जहां पर आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। नीचे 400 395 और 385 तीन टारगेट रख सकते हैं। चोलामंडलम फाइनेंस, चोला फाइनेंस जो एफएनओ वाला है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो ये है आपके लिए। चोला ये आपको बेचना है और टारगेट्स अभी बड़े टारगेट्स आ रहे हैं 400 395 385, जहां पर आप स्टॉक को जाते हुए देख सकते हैं। तो कमजोरी यहां पर आ सकती है। टोरेंट फार्मा 8 फरवरी को अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड विचार करेगा, ये भी एक स्टॉक है जहां पर आपको रखनी नजर। आज थोड़ी कमजोरी दिखा रहा है 2% नीचे। आज ज्यादातर फार्मा स्टॉक्स आपको प्रेशर में ही आते हुए दिखेंगे, कुछ बड़ा सपोर्ट इनको आते हुए नहीं दिख रहा है इस समय। एक बार किरण जी से पूछ लेते हैं। किरण जी, टोरेंट फार्मा पर कोई राय? थोड़ी गिरावट आज दिखा रहा है, एक रेंज में अटक गया है सर 2200 से 2800 के बीच। इन लेवल्स पर क्या करेंगे टोरेंट फार्मा के साथ? नहीं, कुछ नहीं, अगर लॉन्ग पोजीशन से तो होल्ड करने की सलाह होगी। थोड़ा सा ब्रॉड व्यू रखना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 2400 के नीचे होना चाहिए। अगर थोड़ा सा नीचे आता है तो बाय करके चलना चाहिए। वापस एक बार 2800 2850 के ओर चलते नजर आ जाना चाहिए ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो आपका विजन थोड़ा सा ब्रॉडन करना लगेगा इस स्टॉक के लिए, पर मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी काफी स्ट्रांग है। तो ये है राय आपके लिए टोरेंट फार्मा पर। आइए नितिन जी तैयार है निफ्टी पर निशाना लगाने के लिए। नितिन जी स्वागत है आपका। आप लगातार कह रहे हैं कि डेटा थोड़े कमजोर होने के संकेत दे रहे हैं और वो दिख भी रहा है। बताएं सर क्या करना है? 300 की पुट ऑप्शन लेंगे जो 92 93 में मिल रही है। ओके। पुट्स कॉस्टली है बट डेटा नेगेटिव बन रहा है और इसका स्टॉप लॉस 55 का होना चाहिए, 55 रुपए का, और टारगेट करीब 150 160 ऐसे हो सकते हैं। डेटा नेगेटिव बन रहा है, आज ऊपर जाने के बाद फिर से करेक्शन आ रही है, इसका मतलब अब सेल ऑन राइज वाली स्थिति ऐसी बन रही है इस वीक में कम से कम। तो इसलिए मैं वे नेकेड पुट ऑप्शन ले रहा हूँ और 55 का स्टॉप लॉस होगा, 150 के टारगेट होंगे। ओके, तो निफ्टी में यहाँ पर 14,300 का पुट ऑप्शन खरीदना है 90-95 रुपए की रेंज में, 55 का स्टॉप लॉस, 150 160। बैंक निफ्टी के डेटा उतने कमजोर नहीं है ना? जी देखिए, बैंक निफ्टी 32,000 के आसपास, यानी 32,000 से 31,900 के बीच में बाइंग हुई थी आज से एक वीक पहले, बट ऊपर 32,500 की रेंज में आने के बाद अनिल जी डिस्ट्रीब्यूशन भी होने लग गया है। तो मुझे लग रहा है कि जो नीचे के लेवल पे बाइंग हुई थी वो ऊपर के लेवल पे उसमें प्रॉफिट बुकिंग होने लग गई है। और एफआईज का डेटा अगर हम लोग एंड ऑफ द डे देखते हैं तो वहां पे उनका बाय ओपन इंटरेस्ट कंसिस्टेंटली 3-4 दिनों से रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट थोड़ा कम हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो उसके लिए हम एक बैंक निफ्टी में मैं बेयर पुट स्प्रेड क्रिएट कर रहा हूँ, छोटे रिस्क पे हम काम करेंगे और इसमें मैं 32,000 की पुट ऑप्शन लेके 31,700 की पुट ऑप्शन बेचने की सलाह दूंगा, जो 135 रुपए में डिफरेंस में क्रिएट हो रही है 135 में। और इसका स्टॉप लॉस हम 80 का रखेंगे, यानी 80 रुपए डिफरेंस आ जाए तो लॉस बुक करेंगे, 50 रुपए इंटू लॉट साइज का रिस्क है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी गिर के 31,500 की तरफ जानी चाहिए इस वीकली एक्सपायरी में। तो ये जो डिफरेंस है ये 250 260 ऐसे हो सकता है। तो बियर पुट स्प्रेड हम बैंक निफ्टी में करेंगे और निफ्टी में नेकेड पुट ऑप्शन लेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी में ट्रेड करने की राय। 32,000 वाला पुट खरीदिए आप एक, और सामने आप बेच दीजिए 31,700 का पुट। अगर आप ये कह रहे हैं कि 31,500 तक आ सकता है तो फिर पुट 31,700 का बेचना ठीक है नितिन जी, 31,500 का? देखिए 31,500 का थोड़ी बड़ी स्प्रेड हो जाएगी, उसमें कॉस्ट मेरा ज्यादा लगेगा। आप वो भी कर सकते हैं बट थोड़ा सेफ है क्योंकि 135 रुपए में ही बन रही है, 300 पॉइंट का गैप, और इसमें मुझे 100-125 मिल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा स्प्रेड की वैल्यू कम है, इसलिए ये भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको बड़ा प्ले करना है, क्योंकि गिरती है तो तेजी से गिरती है, तो उस केस में अनिल जी 32,500 लेकर के 31,500 भी हम बेच सकते हैं। इसका स्प्रेड की वैल्यू 210 की है
और इसका स्टॉप लॉस फिर हमें 60 रुपया प्रीमियम का रखना पड़ेगा। 60 रुपीज इंटू लॉट साइज लॉस हो रहा है तो निकल जाए, अदरवाइज ये 31,600 के आसपास जब भी आ जाए तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ओके तो ये हैं आपके लिए दो कॉल्स, नेकेड ऑप्शन खरीद सकते हैं जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, और एक कवर्ड स्ट्रैटेजी है जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है। पर वीकनेस बाजार में दिख रही है नितिन जी को, ये आपको रखना है ध्यान इस समय। भसीन साहब थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे लेंगे उनकी बेहतरीन BTST पिक्स। बाजार में भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा आप फिर से प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं, पर इस बीच कई सारे और स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा एक्शन रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड्स, जरा इस स्टॉक पर नजर डालिए, क्योंकि बाजार की चाल के विपरीत हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से ये बढ़िया एक्शन में, बल्कि 12-13% की तेजी भी दिखा रहा है। अब थोड़े करेक्शन आया है बट फिर भी अच्छा होल्ड आउट करा है। क्या है हैप्पीएस्ट माइंड्स पर तेजी की वजह, कुशल बताएं। बिल्कुल दीपांशु, देखिए यहाँ पर ये एक स्मॉल कैप आईटी कंपनी है जो डिजिटल सर्विसेज में स्पेशलाइज करती है, जहाँ से करीब 97% रेवेन्यू जो है इनका आता है। और जिस तरह से अभी हमने कमेंट्री देखी है, जितने भी तमाम आईटी कंपनियों ने अपने नतीजे डिक्लेयर किए हैं, उसमें खासकर डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स पर जो कमेंट्री है, जो फोकस है, वो काफ़ी बेहतरीन आता हुआ दिखा है। आप देखिए एक्सेंचर ने अपने नंबर्स डिक्लेयर किए थे, वहाँ पर पिछले साल 60% के मुकाबले इस बारी जो उन्होंने क्वार्टरली नंबर्स डिक्लेयर किए थे, वहाँ पर डिजिटल रेवेन्यू शेयर 70% जा पहुंचा है। साथ ही अगर आप टीसीएस की भी बात करें तो यहां पर मैनेजमेंट की कमेंट्री थी कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उस पर जो है कंपनी का और इनफैक्ट क्लाइंट्स का वहां पर सबसे बड़ा फोकस बनता हुआ दिख रहा है और वहीं से सबसे ज्यादा मांग आ रही है। यही नहीं, आप इन्फोसिस को भी देखिए तो यहां पर भी इनकी कुल आय का जो 50% से ज्यादा शेयर है वो अब डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स होल्ड करता है, और ये पिछले आगे आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में अचीव करने की बात की थी, पर Q3 में ही इन्फोसिस ने जो है ये आंकड़ा हासिल कर लिया था। साथ ही अगर आप देखें तो HCL टेक भी जो है उनका जो मोमेंटम है वो डेफिनेटली डिजिटल और क्लाउड कारोबार से आता हुआ दिखा है। तो जाहिर सी बात है कि जब एक डिजिटल कंपनी जो डिजिटल सर्विसेज में स्पेशलाइज करने वाली कंपनी के लिए काफी बड़ा फोकस एरिया ये बनता हुआ नजर आ रहा है, और अब इनके Q3 नंबर्स का इंतजार है, तो मे बी उस एक्सपेक्टेशंस की वजह से आप देखिए हैप्पीएस्ट माइंड में पिछले 3 दिनों में 12% की तेजी बनती हुई दिख रही है। ओके, हैप्पीएस्ट माइंड में तेजी बनती हुई दिख रही है, और हैप्पीएस्ट माइंड सुबह रिकमेंड करने का काम किया था सुमित जी ने भी 400-425 रुपए तक के टारगेट के लिए। सुमित जी, तो आप ही राय दीजिए इस पर, चार्ट पर अभी क्या सिचुएशन है इसकी? अनिल जी, ऊपरी लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, बट ऐसा नहीं लगता कि कोई स्टॉक का स्ट्रक्चर खराब हुआ है। स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत है, और जैसे कि मैंने कहा था सुबह भी कि एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिखा रहा है, और स्टॉक के अंदर जिस तरह का प्राइस एक्शन लास्ट 2 दिनों में देखने को मिला है, वॉल्यूम्स को साथ में ध्यान में रखते हुए उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि हैप्पीएस्ट माइंड में ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। तो 400 रुपए का इसका पहला स्तर है, साइकोलॉजिकल हर्डल है, वो लेवल निकलने के बाद 450 से 440 तक के लेवल जल्दी हैप्पीएस्ट माइंड में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर डिप्स में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा, और जिन्होंने बाय का पोजीशंस बना रखा है वो होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त हैप्पीएस्ट माइंड पर। भसीन साहब भी थोड़ी देर में कार्यक्रम में होंगे शामिल, लेकिन फिलहाल दिग्गज इन्वेस्टर्स किन शेयरों में कर रहे हैं खरीदारी और कहां कर रहे हैं बिकवाली, ये डिटेल्स लेकर आए हैं वरुण। और वरुण बताएंगे आपको कि बड़े इंस्टीट्यूशंस की तरफ से दिसंबर तिमाही के लाए हैं कि दिसंबर महीने की? दिसंबर तिमाही। तो 3 महीनों का एक साथ डेटा है? 3 महीने का डेटा है। तो मैंने डेटा भी ज्यादा होंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तब तक भसीन साहब हमारे साथ है, ये पहले उनकी कॉल से लें फिर चलेंगे वरुण के पास। तो भसीन साहब के लिए बिल्कुल बताएं भसीन साहब। तो अनिल जी, आपको अपडेट दे दूं, आपको कहा था मैंने बंधन बैंक, L&T फाइनेंस थोड़े से हाई बीटा है, बट दिस इज द टाइम टू गेट इनटू हाई बीटा, बाय दो स्टॉक्स। अब आपके लिए फिर से 2 बायस हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी सर, जी भसीन साहब बताएं सर। तो पहला होएगा सर, सबसे दबा जो थोड़े 1 हफ्ते से करेक्ट कर रहा है, बट जो अब चलने को तैयार है, टाइटन 1500 का भाव है, 1475 का स्टॉप लॉस रखिए, 1575 से 1600 का टारगेट। टाइटन हैज अंडरगॉन अ करेक्शन लास्ट वीक, नाउ इट इज लुकिंग सेट, और जैसे रीओपनिंग ट्रेड खुलेगा, मैरिज सीजन, एवरीथिंग इज ऑन द एनुअल, टाइटन विल बी द बिगेस्ट गेनर ऑफ द रीओपनिंग। दूसरा बाय होएगा टीवीएस मोटर, 498 to 500 में लीजिए, 491 का स्टॉप लॉस है, 525 का टारगेट। तो 2 स्टॉक्स हैं, दोनों टी से हैं, टाइटन और टीवीएस। खरीदारी करने की राय 1500 के आसपास खरीदिए। टाइटन 1475 1475, स्टॉप लॉस 1575 1600 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। और टीवीएस मोटर खरीदिए 498 500 498 500 के रेंज में, 491 का छोड़ा स्टॉप लॉस,
525 तक के टारगेट। ये है राय वसीम साहब की तरफ से। शुक्रिया वसीम साहब 2 बेहतरीन पिक्स देने के लिए, और कल सुबह आपसे होगी फिर से मुलाकात, लेंगे कुछ और बेहतरीन पिक्स। तब तक वरुण ने तैयार रेडी कैलकुलेशन? डेफिनेटली कैलकुलेशन रेडी है कि कहाँ पे इन लोग जो बड़े निवेशक है वो खरीदारी कर रहे हैं और कहाँ बिकवाली कर रहे हैं। ओके। तो देखिए सबसे बड़ा सरप्राइज तो राकेश झुनझुनवाला की तरफ से आया, जिन्होंने जो ट्रेडिशनली इन्होंने बाय किया था वहां पे काफी हद तक इन्होंने बिकवाली की है। उसमें सबसे आगे देखिए एस्कॉर्ट्स है, जहां पे इन्होंने स्टेक घटाया है 5.64% से घटा के 4.75। टाइटन में इन्होंने अपना स्टेक घटाया है 5.52% से घटा के 5.32, और फर्स्ट सोर्स यहाँ पे इन्होंने स्टेक घटाया है 5.88% से घटाकर 1.29। कुछ नई खरीदारी इन्होंने की है, उसमें सबसे आगे तो टाटा कम्युनिकेशन है, जहाँ पे रेखा राकेश झुनझुनवाला ने 1.12% हिस्सा खरीदा, और जुबिलेंट लाइफ यहाँ पे भी अतिरिक्त खरीदारी की गई है 1.25 लाख शेयर्स की इस पूरे दिसंबर के महीने के दौरान। तो जो लेगेसी स्टॉक्स थे इनके, वहां से इन्होंने एग्जिट किया, और कुछ जो नए स्टॉक्स थे वहां पे इन्होंने खरीदारी की। इसके अलावा आईओएल केमिकल्स, यहाँ पे आशीष कचोलिया ने 1% हिस्सेदारी खरीदी। नोसिल में डॉली खन्ना ने अपना स्टेक जो है वो घटाया। गोल्डियम में रमेश दमानी ने अपना स्टेक घटाया है 1.35% से। नहीं, गोल्डियम में बढ़ाया है। हाँ, गोल्डियम में बढ़ाया है रमेश दमानी ने। नोसिल में घटाया है डोली खन्ना ने, हाँ, और गोल्डियम में दमानी जी ने बढ़ाया है। और आईओएल केमिकल्स में आशीष कचोलिया जी ने बढ़ाया है। लेकिन एलआईसी, हाँ एलआईसी भी बड़ा हरकत में रहा है। नहीं, एलआईसी का तो काम सिंपल है, समझ रहे, तो बिल्कुल ही प्योर कॉन्ट्रा प्ले है। जब कोई नहीं खरीदता तब ये खरीदता है, जब सबको खरीदना तब ये बेचते हैं। एक मिनट, आईएल केमिकल्स में तो खरीदारी की आशीष जी ने, दमानी जी ने खरीदा गोल्डियम, दमानी जी ने खरीदा गोल्डियम, यहाँ स्टेक बढ़ाया है, स्टेक बढ़ाया 1.35 से बढ़ा के 1.6 और बढ़ाया है। और एक और क्या बताया आपने? नोसिल, जहाँ पे डॉली खन्ना जी ने अपना स्टेक घटाया है। अच्छा, ये है। और राकेश जी ने सब बेचा ही बेचा है। राकेश जी ने 2 खरीदा ना, एक तो टाटा कम्युनिकेशन, हाँ, टाटा यहाँ पे रेखा राकेश झुनझुनवाला ने 1.12% हिस्सा खरीदा। जुबिलेंट लाइफ, यहाँ पे वो लगीदार खरीदारी कर रहे हैं। इस क्वार्टर में भी 1.25 लाख शेयर खरीद लिए। हाँ, जुबिलेंट लाइफ अच्छी स्टोरी। चलो अच्छा, ये एलआईसी का बताओ आप। अच्छा, एलआईसी का बताता हूँ। अब राकेश झुनझुनवाला जी ने जो बेचा है टाइटन, तो एलआईसी ने खरीद लिया। अच्छा, मौका देख के इन्होंने 3.31% से स्टेक बढ़ा के 3.59% किया इन्होंने। इसके अलावा जहां स्टेक बढ़ाया वो बताता हूँ। टीवीएस मोटर्स में इन्होंने स्टेक बढ़ाया है एलआईसी ने। दोनों वसीम साहब ने अभी रिकमेंड किया। वसीम साहब से डिस्कशन करके आए आप? नहीं, एलआईसी ने पहले कर लिया था। नहीं ना, आपके लिंक के पहले वसीम साहब से डिस्कशन हुआ है क्या? टाइटन और टीवीएस दोनों अभी वसीम साहब की पिक्स थी, दोनों एलआईसी की खरीदी हुई। हाँ, तो एलआईसी ने टीवीएस मोटर खरीदा, हीरो मोटो खरीदा, लेकिन अशोक लेलैंड बेच दिया। वहां पे उन्होंने अपना स्टेक कम किया है 2.21% से कम करके 1.6%। इसके अलावा उन्होंने आईजीएल खरीदा है, जहाँ पे स्टेक बढ़ाया है, और क्यूमिंस में इन्होंने अपना स्टेक जो है वो कम किया है। तो ऑटोज में अगर आप देखेंगे तो टीवीएस और हीरो मोटो यहाँ खरीद के अशोक लेलैंड को बेच दिया उन्होंने, और गैस कंपनी, हाँ आईजीएल, वहाँ पे स्टेक बढ़ा रहे हैं। एक और अपडेट है सर, अभी वरुण आए थे, बता ही रहे थे क्या? इंडियन होटल्स बढ़ाया है, झुनझुनवाला साहब ने डबल कर दिया है, 1.05% से बढ़ाकर 2.1% कर दिया है। ये जस्ट आया अभी वही अपडेट आया सर। इंडियन होटल ओबेरॉय वाली, टाटा वाली, अच्छा ताज वाली, हाँ ताज वाली, वो अच्छा, हाँ वो यही है, राइट, ये इंडियन होटल ताज वाली 1.05% से बढ़ाकर 2.1% कर दिया है। लेकिन फिर भी सेल साइड पे थोड़े ज्यादा है नंबर ऑफ स्टॉक्स बड़े इन्वेस्टर्स के, राइट? हाँ, थोड़े, मतलब वो ऐसा लग रहा है कि जो लेगेसी स्टॉक थे ना, जो इन्होंने काफी लंबे समय से होल्ड किए थे, उनमें अपना हिस्सा कम किया है इन्होंने। देखो ना, एस्कॉर्ट्स, टाइटन, फर्स्ट सोर्स। एस्कॉर्ट्स तो मुझे याद है राकेश जी ने 80-90 रुपए से लिया। 80-90 वाला 1200-1300 हो जाए तो नेचुरली बुक करेंगे, थोड़ा बहुत तो करना भी चाहिए, फिर भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ओके। तो चलिए, ये है बड़े निवेशकों की तरफ से खरीदारी और बिकवाली के आंकड़े आपके लिए दिसंबर तिमाही के। हमने सोचा कि आपको, अगर आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं तो शायद थोड़े काम आएंगे कि बड़े इन्वेस्टर्स क्या कुछ कर रहे हैं, वो देखने के काम जी। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ स्टॉक्स में बदलाव जो किया है इन्वेस्टर्स ने, और बड़े इन्वेस्टर्स ने कौन से स्टॉक्स पर आपको चेंज करते हुए देखा। एक बार इंडियन होटल्स पर जरा राय भी ले लेते हैं कुणाल जी की तरफ से। आज थोड़ा वीक दिखा रहा है, बट वैसे यहाँ पर डबल कर दिया है अब झुनझुनवाला साहब ने अपनी हिस्सेदारी। कुणाल जी, 122 के लेवल्स पर इंडियन होटल्स कैसा लगता है सर? देखिए, मुझे तो ताज होटल्स वैसे भी बहुत पसंद है दीपांशु। मुझे लगता है कि देखिए, एक सपोर्ट है स्टॉक के लिए 115 रुपए के आसपास, तो थोड़ी गिरावट आज देखने को मिल रही है। अगर मान लीजिए 116 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और 115 के स्टॉप लॉस से गिरावट में मेरी खरीदारी की राय।
ओके, तो गिरावट में खरीदारी की राय है जहां तक इंडियन होटल्स का सवाल है, और आज आपको मौका भी ये स्टॉक दे रहा है, तो आप अगर चाहें तो इसका फायदा उठा सकते हैं जिस तरह से इसमें मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर एक बार फिर से नजर डाल लें, 3% ऊपर है, डेज हाई पर रिलायंस इस समय ट्रेड कर रहा है, और यूपीएल जिसके हम लगातार चर्चा कर रहे हैं 7.5% का उछाल इस काउंटर में आपको आते हुए दिख रहा है। तो यूपीएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बेहतरीन परफॉर्मेंस इन दोनों स्टॉक से आती हुई इस समय। टाटा एलेक्सी एक और बढ़िया तेजी इस काउंटर में आपको आती हुई दिखी है। पिछले 5 दिनों में देखें तो 25% की दौड़ है, बट पिछले कुछ महीनों में देखें तो स्टॉक डबल हो गया है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या चल रहा है इस चार्ट में, चलिए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल, टाटा एलेक्सी क्या चल रहा है इस काउंटर में? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए Q3 के जो नंबर्स आए थे वो काफी बेहतरीन थे। इनफैक्ट नंबर्स वाइज अगर हम देखें तो मुनाफे में 33% का उछाल हमें देखने को मिला था। साथ ही कंपनी के अगर आप कामकाजी मुनाफा देखेंगे तो वहां पर भी 22% का जंप के साथ 143 करोड़ का आंकड़ा ये पहुंचते हुए नजर आए थे। हमारा अनुमान 134 करोड़ का था। यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो Q4 में जो है अब मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि बहुत ही मजबूत पाइपलाइन के साथ ये इसमें एंटर कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव कॉमेंट्री थी। साथ ही जो इनकी टॉप 10 क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है वहां पर भी जो है आपको रिडक्शन आता हुआ नजर आया, जो काफी पॉजिटिव होती है किसी भी कंपनी के लिए। साथ साथ सभी वर्टिकल्स और क्षेत्र में जो है कंपनी ने बेहतरीन ग्रोथ दिखाई है। इनफैक्ट उसके बाद इनकी कॉन कॉल हुई थी और कॉन कॉल के कुछ की टेकअवेज जो है वो मेरे सामने है, जहां पर मैं आपको बता दूं कि कारोबार को लेकर कंपनी जो है इतनी बुलिश कभी नहीं हुई है, ऐसा मैनेजमेंट ने कहा था। तो अपने आप में ये काफी बड़ा स्टेटमेंट जो है मैनेजमेंट की तरफ से आता हुआ दिखा था। साथ ही कंपनी की जो डील्स की ड्यूरेशन है वो 6 से 12 महीने औसत होती थी, अब जो है वो एवरेज 12 महीने पर जा पहुंची है, यानी कि लॉन्गर ड्यूरेशन के अब इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आगे की जो पाइपलाइन है वो ज्यादा ड्यूरेशन की है। तो अपने आप में ये काफी सिग्निफिकेंट खबर जो है टाटा एलेक्सी के लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो डेफिनेटली ये जो दो पॉजिटिव क्यूज है इस वजह से स्टॉक में तेजी है। ये कुशल, ये टाटा एलेक्सी है या एलेक्सी है? सर मैं तो एलेक्सी बोलता हूँ, बाकी क्लैरिफिकेशन के लिए दीपांशु से आप पूछ सकते हैं। अभी तो एलेक्सा बोला सर। अभी तो एलेक्सा बोला, हाँ मैं इसीलिए तो पूछा। इसमें एलेक्साई में ए कहाँ है? ELAX, एलेक्साई, एलेक्सी बोले एलेक्साई बोले? मैं एलेक्सी लगता है सर ये तो। अच्छा, किसी की कोई विशेष टिप्पणी जो समझता हो कि उन्होंने अच्छी इंग्लिश पढ़ी हुई है, जैसे कि हमारे कुणाल जी ने विश्वास है पूरा कि वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, जानते हैं। कुणाल जी क्या बोलना है? अनिल जी देखिए, जो भी बोले उससे अनिल जी शेयर बढ़ना चाहिए, वो जरूरी है अनिल जी। वैसे मैं टाटा एलेक्सी के फेवर में हूं अनिल जी। टाटा एलेक्सी, आशु जी से पूछें एक बार। नहीं, अब आशु जी को अनिल जी सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है, आगे पता नहीं अनिल जी। हाँ नहीं, अभी ये वैसे भी पूरे देश के सारे एनालिस्ट के अध्यक्ष तो वही बनने वाले, लीडर बनने वाले हैं। हालांकि देखने में तो लीडर हमें ज़्यादा, आशीष जी अच्छे ज़्यादा बढ़िया लीडर दिखते हैं, दबंग भी है, मतलब एकदम यूपी बिहार टाइप के लीडर है, एकदम बढ़िया। ये थोड़े से हमारे ना गुजरात टाइप के लीडर हैं कुणाल जी। तो चलिए, टाटा एलेक्सी बोलने में अच्छा लगता है, बाकी हाँ पॉइंट सिंपल है, कुछ भी हो बढ़ना चाहिए। ओके चलिए, ये है आपके लिए टाटा एलेक्सी पर पूरी तरह से 5% की तेजी पर आए। क्या वजह है कि ये स्टॉक भागता हुआ नजर आ रहा है? आशीष सर, यही समझना चाहता हूँ कि थोड़े से ठंडे हुए हैं अभी ये सारे आईटी स्टॉक्स, अच्छे रिजल्ट के बावजूद सब में सेलिंग हो रही है, ऐसा क्यों? अनिल जी, ओवरबॉट काउंटर्स, इसमें कॉम्प्लेसेंसी डेफिनेटली थी, और हमारे मतलब इतने बड़े टारगेट्स होने के बाद भी और ऊपर की जो बातें चल रही थी उसमें अनिल जी जब पहली करेक्शन आई ना तभी निकल जाना चाहिए, फिर लंबी करेक्शन पे आप निकल नहीं पाते। सो अनिल जी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, चाहे वो मेटल्स हो चाहे वो आईटी हो। अभी भी आपने देखा जो आपने कहा इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही है, इंडेक्स मैनेजमेंट के बाद भी अनिल जी हम 122 पॉइंट डाउन है। अभी जब शो स्टार्ट किया था तो 400 से ऊपर निफ्टी था फ्यूचर, और अब 325 है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट डाउन। और जो इंडसइंड बैंक लेना था अनिल जी वो 339.40 का भाव था, 939.40 का, वो अभी भी 939.40 के अराउंड ही चल रहा है। तो ऐसा पेयर ट्रेड अभी मतलब पिछले 15 दिन से अनिल जी आपने ध्यान दिया होगा कि पेयर ट्रेड चालू हो गए हैं, बियर स्प्रेड चालू हो गए हैं। तो निफ्टी की पुट्स जरूर हाथ में होनी चाहिए, मैं फिर रिमाइंड करवा रहा हूँ, पुट्स हाथ में जरूर होनी चाहिए टू हेज योर पोर्टफोलियोज। नहीं तो वो जो अनिल जी आपकी देखिए प्रॉब्लम पता है क्या होती है,
जब स्टॉक चलता है ना तो पूरा प्रॉफिट जो ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, आप पूरा प्रॉफिट नहीं ले सकते। कि अगर आपने टाटा मोटर 180 से या लेना शुरू किया, किसी ने 10 रुपए बनाए, 20 रुपए बनाए, अगर वो 30 रुपए एक बार में निकल जाएंगे 80 रुपए के अप मूव में, तो आपका तो 100% प्रॉफिट चला जाएगा। दिस इज ट्रू फॉर अदर स्टॉक्स ऑल्सो। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत या तो लाइट रहिए, क्योंकि आप थक चुके हैं, करेक्शन नहीं आ रही, क्योंकि इतना थकने के बाद ना जब करेक्शन आती है तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि या तो आप पहले थक चुके हैं, टाइम वाइज थक चुके हैं, या प्राइस वाइज भी थक चुके हैं कि आप इतने लॉस दे चुके हैं कि अब जब जेन्युइन करेक्शन आएगी आप उसमें सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसीलिए वो सर्वाइवर के लिए बार बार बोलते हैं पुट्स के थ्रू करिए, अगर आपको पैसा मिलना है तो पूरा मिलेगा, इनबिल्ट स्टॉप लॉस है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरी तरह से स्ट्रेटेजी, किस तरह से बाजार में आपको करना है ट्रेड, आशुष सर की तरफ से। आइए, तैयार है हमारे साथ देवांशी इस वक्त बताने के लिए कि मेट्रोपोलिस का शेयर क्यों है फोकस में, क्या कुछ डेवलपमेंट हुए हैं कंपनी में। देवांशी बताइए। बिल्कुल अनिल जी, आप देखिए मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर ने अब तक का एक सबसे बड़ा अधिग्रहण किया है और ये जो अधिग्रहण है वो हाईटेक डायग्नोस्टिक सेंटर का उन्होंने किया है। इससे इनकी जो साउथ में पोजीशन है वो काफ़ी मजबूत होती हुई दिखेगी और यही नहीं, पैन इंडिया में भी इनका जो चेन है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हुए दिखेंगे। आप देखिए अधिग्रहण की जो डील वैल्यू है वो करीब 620 करोड़ के आसपास की है और उसमें भी जो कैश होगा वो 511 करोड़ कंपनी पे करती हुई दिखेगी और इसके अलावा शेयर में ये डील होती हुई दिखेगी जो कि करीब 5 लाख इक्विटी शेयर्स होते हुए दिखेंगे। साथ ही आप देखिए मेट्रोपोलिस के पास फिलहाल कोई कर्ज नहीं है, तो ये कर्ज लेके ये जो डील है वो पूरी करते हुए दिखेंगे। लेकिन इससे कंपनी को क्या फायदा होगा और साथ ही एनालिस्ट की चिंता क्या बनती हुई दिख रही है। सबसे पहले अगर चिंता की बात करें तो हायर वैल्यूएशंस पर ये अधिग्रहण बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन मैनेजमेंट का ये कहना है कि आने वाले समय में इसके जो सिनर्जी बेनिफिट्स हैं वो काफी ज्यादा बनते हुए दिखेंगे। इस अधिग्रहण के चलते कंपनी के पास 31 नए लैब्स आते हुए दिखेंगे, साथ ही करीब 70 नए कलेक्शन सेंटर्स को एक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। साथ ही इनकी जो आय है और मार्जिन से दोनों में हम देखेंगे कि बढ़त आने वाली आती हुई दिख सकती है आने वाले 2 से 3 साल में। तो ये जो है ये मैनेजमेंट की तरफ से आती हुई दिख रही है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गेंस स्टॉक में आते हुए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि चिंता थोड़ी सी बड़ी है। लेकिन अब तक का ये सबसे बड़ा अधिग्रहण कंपनी की तरफ से आता हुआ दिख रहा है और आने वाले समय में हम देखेंगे कि अगर साउथ इंडिया की बात करें तो सबसे बड़ी डायग्नोस्टिक चेन ये बनती हुई दिखेगी इस एक्विजिशन के बाद। ओके, तो सबसे बड़ी डायग्नोस्टिक चेन साउथ इंडिया में बनने वाली है मेट्रोपोलिस और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टॉक में भी आज एक्शन आते हुए दिखा है। सुमित जी एक क्विक कॉल दें मेट्रोपोलिस पर और उसके बाद मदरसन सुमी पर फोकस करेंगे। मेट्रोपोलिस, सुमित जी। दीपांशु देखिए स्टॉक के अंदर मोमेंटम तेजी का देखने को मिल रहा है। स्टॉक मेरे को लगता है कि लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। 2190 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का जो इमीडिएट नीचे में सपोर्ट है 2130 2120 के आसपास है और ऊपर में जैसे ही ये 2250 का लेवल तोड़ेगा तो स्टॉक में फिर मोमेंटम और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और फिर 2350 रुपए तक का लेवल मेट्रोपोलिस के अंदर देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलें, ये है मेट्रोपोलिस पर आए। एक बार जरा मदरसन सुमी का भी चार्ट पुल अप करें, कुछ इंपॉर्टेंट फ्लैशेस कंपनी को लेकर आ रहे हैं। प्लास्टमेट ग्रुप में सब्सिडरी 75% हिस्सेदारी खरीदने वाली और कंपनी की तरफ से एक डिस्क्लोजर भी आते हुए दिख रहा है इस समय। जरा एक बार उस पर नज़र डाल देते हैं। स्टॉक आज फिलहाल आपको कमजोरी दिखा रहा है, 170 से जो करेक्ट हुआ है आज 160 के भी नीचे ये फिसलते हुए दिख रहा है। मदरसन सुमी पर एक सब्सिडरी है और उसमें ये 75% स्टेक खरीदने वाले हैं, एक्विजिशन करने वाले हैं। ये आपके लिए मूवमेंट आ रहा है। अब कितने कॉस्ट में होगी ये एक्विजिशन ये देखना ज़रूरी है। 33 मिलियन यूरो और 28 मिलियन यूरो पिछले 2 साल के इनके रेवेन्यूज़ आते हुए दिखे हैं जिस कंपनी का ये एक्विजिशन करने जा रहे हैं। किरण जी मैं थोड़ी और डिटेल्स निकालता हूं पर तब तक एक बार ज़रा नज़र डालें मदरसन सुमी के चार्ट पर। आज थोड़ा प्रेशर में है काउंटर, लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है सर? बिल्कुल थोड़े प्रेशर में है और अभी 150 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन के नजर आएगा। तो मेरा मानना है कि 150 के आसपास अगर मिलता है तो बाइंग करने की सलाह होगी। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी कायम है, अच्छा देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि 150 के नीचे आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए लॉन्ग पोजीशंस के लिए और थोड़े दिनों के बाद वापस एक बार हम 170 के आसपास ट्रेड करते नजर आ जाने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए मदरसन सुमी। खबर भी आ रही है और खबर के दम पर थोड़ा एक्शन आते हुए दिख रहा है। निचले स्तर से अब रिकवरी भी करने की कोशिश कर रहा है काउंटर। तो मदरसन सुमी ये है एक स्टॉक जहां पर आपको रखनी है नजर रखें। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर इसके आने वाले हैं नतीजे कल और कैसे रह सकते हैं नतीजे बताने के लिए तैयार हैं देवांशी। बताएं देवांशी। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए इस बार जो इंश्योरेंस के नंबर्स होंगे वो थोड़े से पॉजिटिव आएंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट आई से इनको काफ़ी बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है इस बार और साथ ही क्योंकि जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें काफ़ी बढ़त होती हुई दिखी थी।
इसके अलावा जो मोटर इंश्योरेंस है वो भी धीरे धीरे बढ़ती हुई दिख रही है। जिस तरह से जो आंकड़े हैं बिक्री के ऑटो नंबर्स वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो इसके चलते हम देखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस दोनों से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को फायदा होता हुआ दिखेगा। कुल मिलाकर इनकी जो नेट प्रीमियम है उसमें करीब 9 से 10% तक की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है और साथ ही इनकी जो इन्वेस्टमेंट आय है वो इस बार काफी बढ़ती हुई दिखी है, जिसके चलते इनके मुनाफे को सहारा मिलता हुआ दिखेगा। कुल मिलाकर इनके जो मुनाफा है वो करीब 15 से 17% तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है इस तिमाही में और ओवरऑल जो कामकाजी खर्चे वो हल्के से बढ़ते हुए दिखे। लेकिन अब देखिए इनका मुनाफा में 15 से 17% तक की बढ़त देखने का अनुमान है और मार्केट शेयर में भी इस बार बढ़त देखने मिल सकती है। देखना होगा कि जो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस में ये एक्विजिशन करने वाले थे उनकी क्या टाइमलाइंस होती हुई दिखेगी और सिनर्जी बेनिफिट्स किस तरह से होते हुए दिखेंगे, इनकी कमेंट्री पर नजर रहेगी। लेकिन ओवरऑल अगर नंबर्स की बात करें तो पॉजिटिव नंबर्स इस बार इस कंपनी से उम्मीद की जा रही है। ओके, तो ये है आपके लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। रखे इस पर नजर, आने वाले हैं इसके नतीजे कल और मार्केट का एक्शन भी इस पर आते हुए दिखेगा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर एक व्यू लेते हैं, पर उससे पहले सचिन जी के पास एक कॉल तैयार है, तो बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएसटी। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर बीटीएसटी करना है, स्टॉक का नाम है जुबिलेंट फूड्स। पिछले 5 दिनों से लगातार यहाँ पर एक बिकवाली का माहौल था। जिस तरीके से आज की प्राइस एक्शन है, क्लियरली यहाँ पर अगर हम प्राइस पर्सपेक्टिव से देखें तो एक पियर्सिंग लाइन फॉर्मेशन है अपने बेस के नज़दीक। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक पुल बैक आ सकता है, लगभग 2870-75 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए 1 से 2 दिनों में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2775 का एंड लॉन्ग्स ऐड करने हैं जुबिलेंट फूड के फ्यूचर्स में। अगर हम ओपन इंटरेस्ट भी देखें तो यहाँ पर -2% है, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर यहाँ पर जो शॉर्ट्स थे वो कवर हो चुके हैं एंड उसके वजह से एक पुल बैक रैली बन सकती है। तो खरीदना है जुबिलेंट फूड्स को 2875 के टारगेट के लिए 2775 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो जुबिलेंट फूड पर करनी है खरीदारी और ये स्टॉक भी देखिए होल्ड आउट कर रहा है। वीक बाजार में भी हम देख रहे हैं कि बढ़िया स्ट्रेंथ आपको जुबिलेंट फूड में आती हुई दिख रही है। इस काउंटर पर अच्छा एक्शन है। पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के बारे में हम बात कर रहे थे और इसके आने वाले हैं नतीजे कल। वागले साहब जरा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का चार्ट देखकर बताएं किस तरह के। ओके, वागले साहब के साथ फिर से संपर्क करेंगे। कुणाल जी जरा आप चार्ट देखकर बताएं, क्योंकि पिछले हफ्ते शायद आपने यहाँ पर खरीदारी की भी राय दी थी एज पिक ऑफ द डे और अब नतीजों का भी इंतजार है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड क्या व्यू है सर? देखिए कुछ करेक्शन आता हुआ दिखा है दीपांशु, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि एक सपोर्ट है स्टॉक के लिए और 1525 के आसपास ये सपोर्ट है। अभी 1535 रुपए का भाव है और हमने देखा है कि आज निचले स्तरों से बड़ी अच्छी रिकवरी आई है। तो मुझे लगता है कि 1525 के ऊपर अगर ये स्टॉक टिका रहता है तो इसमें वापस से आपको तेजी बनते हुए दिखेगी। आज का जो डे लो है 1510, उसके स्टॉप लॉस से मेरी राय में बाय करके चलना चाहिए। 1525 के ऊपर जब तक ये स्टॉक है इसमें 1600 रुपए के लेवल्स आपको दोबारा आने की पूरी संभावना दिखती। ओके, तो ये है आपके लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। एक और स्टॉक जहां पर अच्छा एक्शन आ रहा है और हम बात भी कर रहे हैं कि पेंट स्टॉक्स में आप धीरे धीरे एक्शन बनते हुए दिख रहे हैं। परसों खुलने वाले हैं इंडिगो पेंट्स का आईपीओ, नेरोलैक, यहां पर एक बढ़िया मूव आई है। सुमित जी जरा इसके चार्ट देखें, एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है, कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी है? जो देखिए पेंट स्टॉक में सुबह से ही मोमेंटम है, मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर और मूव देखने को मिल सकता है। तो पेंट स्टॉक के अंदर वैसे भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल से कोई भी अगर डिप आता है तो स्टॉक के अंदर खरीदारी करें। 645 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है और स्टॉक यहां से ऊपर के अंदर 670-675 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है, डिप्स में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, ये है कंजाई नेरोलैक, इस पर आपके लिए राय आती हुई सुमित जी की तरफ से, करेक्ट? ओके, आई थिंक सर 2 दिन पहले सेठी साहब ने भी यहाँ पर सेठी साहब ने भी बताया था, आपका नाम लेके ही बोला था सेठी साहब ने। ओके, अब आइए बुल वर्सेस बेयर टाटा मोटर्स। कुशल हमारे साथ तैयार है। कुशल, जरा कुशल को लाओ भाई स्क्रीन पे। जी सर। टाटा मोटर्स डबल रोल, बुल भी बेयर भी। अरे भाई, बुल वर्सेस बेयर में 2 होते हैं आदमी, दूसरा कहाँ है? सर दोनों व्यू पॉइंट मैं ही बता देता हूँ। अच्छा चलिए, कुशल डबल रोल में बताइए। पहले बुल वर्सेस बियर बताइए, किससे पहले शुरुआत करेंगे कुशल? डेफिनेटली बुल अनिल जी, जिस तरह से शेयर ने दौड़ लगाई है, डेफिनेटली बुल। बताइए। सो
सबसे पहले अगर बुल पॉइंट को देखें तो यहाँ पर जो टेस्ला की एंट्री हुई है भारत में, उस वजह से ओवरऑल जो ईवी मार्केट है वो काफ़ी ग्रो करता हुआ दिखेगा। और इसकी वजह से ही आप देखिए टाटा मोटर्स जो ऑलरेडी ईवी में काफ़ी लीड उन्होंने बनाई हुई है, तो उनकी व्हीकल्स की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बढ़ती हुई नजर आएगी और सरकार का भी फोकस है इस पर। पर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो टेस्ला के आने से ऐसा भी हो सकता है कि इनका जो कॉम्पिटिशन है वहां पर इंपैक्ट आता हुआ दिखे और इनका जो मार्केट शेयर जो एक्सपेक्ट कर रहे थे अगले 2 से 3 सालों का ईवी में, वो हो सकता है कि कम होता हुआ दिखे क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा टेस्ला के आने से। दूसरा पॉइंट है 2020 में लगातार दूसरी तिमाही में जेएलआर की शानदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट अक्रॉस रीजन्स काफी बेहतरीन तेजी जो है आपको इनकी जेएलआर बिक्री में आती हुई नजर आई है। पर वहीं अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एनालिस्ट ये मानकर चल रहे हैं कि ये पेंटअप मांग रही है पिछले 2-3 महीनों की। अब आगे के लिए ये देखना होगा कि ये जेएलआर की मांग कितनी सस्टेनेबल रहती है, क्योंकि प्रीमियम लग्जरी मार्केट की ये कार्स हैं, तो वहां पर अब देखना होगा कि डिमांड स्टेबिलिटी कितनी रहती है। तो ये इसको लेकर थोड़ी सी एनालिस्ट को चिंता है। तीसरा बड़ा पॉइंट है कि पिछले 2 से 3 महीनों में अगर आप पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड आपको इंडिया में मारुति सुजुकी लीजिए या बाकी व्हीकल्स भी लीजिए, तो यहां पर काफी शानदार ग्रोथ, इनफैक्ट आउट परफॉर्मेंस में कहूंगा टाटा मोटर्स ने दिखाई है। तो इसको लेकर जो है एनालिस्ट काफी बुलिश है। इनफैक्ट यहां पर हायर मल्टीपल्स पर इस ओवरऑल पीवी कारोबार को देख रहे हैं। पर टाटा मोटर्स ने एक और चीज भी कही थी कि जो वो पैसेंजर व्हीकल कारोबार है उसको टाटा मोटर्स से सेपरेट करना चाहते हैं। तो अब वो रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर अभी भी कोई फैसला नहीं लिया गया है, जिस वजह से एक सेट ऑफ जो निवेशक हैं वो थोड़े से चिंतित हैं। चौथा पॉइंट है बजट में जो स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान होने की संभावना है, उस वजह से कहीं ना कहीं इनकी जो नई गाड़ियों की मांग है वहां पर इनको काफी बड़ा फायदा मिल सकता है, खासकर अगर आप कमर्शियल व्हीकल स्पेस की बात करें, क्योंकि यहां पर इनका सीवी कैटेगरी में ऑलमोस्ट 45% मार्केट शेयर है। पर वहीं स्क्रैपेज पॉलिसी में एक और चीज क्लॉज भी है कि जो स्क्रैपेज इंसेंटिव है वो कितना निकल कर आता है, वहां पर क्या किस तरह की डिटेलिंग आती है, उसको लेकर थोड़े से एनालिस्ट अभी भी जो है सोच रहे हैं कि अकॉर्डिंग मतलब इसमें देखना होगा कि किस तरह के डिटेल्स आते हैं। तो इस पर जो है अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। और फिफ्थ पॉइंट है सीएलएसए की खरीदारी की राय काफी बुलिश है। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में अगले 2 से 3 सालों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इनका नेट डेट है वो काफी रिड्यूस हो जाएगा। पर वहीं अगर आप अंडरवेट की रेटिंग देखेंगे तो वो जेपी मॉर्गन की है और उन्होंने ये अंडरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये अपने टॉप एंड ऑफ द वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। तो ये बुल वर्सेस बेयर के पॉइंटर्स हैं टाटा मोटर्स के लिए। ओके, टाटा मोटर्स बुल वर्सेस बेयर दोनों ही तरह के आपके लिए पॉइंट सामने। तो आशु सर से ले लेते हैं जजमेंट। आशु सर, क्या करना है, तेजी करनी है कि नहीं करनी है? अनिल जी, इस भाव पे नहीं करनी है। मैंने आपको क्या बोला अनिल जी, अगर कोई स्टॉक 75 रुपए चलता है ना, तो जो ट्रेडर है उसमें 25-30 रुपए बनाता है, 40 रुपए बनाता है, 50% ज्यादा नहीं, और घटने में वो उसी मुंह में सारा चला जाता है। तो मैं कल से 200 जब ये 60-62 का भाव था, हमने सबको बोला है कि जितना भी अच्छा लगे पेशेंस टेस्टिंग होगी, बिल्कुल निकल जाना चाहिए, क्योंकि आपका नहीं तो सारा प्रॉफिट चला जाएगा। तो आज अनिल जी वन साइडेड मूवमेंट है, इस भाव पे नहीं। मैं टाटा मोटर में पॉजिटिव हूं, लेकिन इस भाव पे नहीं अनिल जी। इस भाव पे 90% स्टॉक्स इंक्लूडिंग आईटी में आपने देख लिया, मेटल्स में आपने देख लिया, इंक्लूडिंग फार्मा, बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए। ये एक पेशेंस टेस्टिंग का टाइम है। बजट पे आपको चीजें अच्छी लिखेंगी, लेकिन बजट से 1 हफ्ता पहले या बाद में अनिल जी बहुत कुछ डिस्काउंटेड है इस भाव पे। तो चलिए फिलहाल इंतजार करें, अभी ना खरीदें, ये है राय आशु सर की। जय है तैयार अपने कैश का ऑप्शन के साथ, तो जय के लिए भी गुड। बताएं जय। अनिल जी, एक कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहूँगा। मॉर्निंग में तो हमने 14,350 का एक पुट ऑप्शन रेकमेंड किया था और वहाँ पे तो डेफिनेटली प्रॉफिट हो चुका है। बट अभी अनिल जी मुझे आउट ऑफ द मनी एक कॉल ऑप्शन लेना है निफ्टी का। 14,300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेना है, जो करीब अभी 115 पर मिल रहा है। 115-116 में ये खरीदना है अनिल जी। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 91 का। सो अगर हम देखें तो लगभग 25-26 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर में जो फर्स्ट टारगेट इसके बनकर निकल रहे इनफैक्ट वो है 140 फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट बन रहा है 161 का। 140 एंड 161 ये 2 टारगेट्स के लिए 14,300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लेवल जो है वहाँ पे निफ्टी में से एक बाउंस आ सकता है। ओवरऑल ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैंने मॉर्निंग में कहा था। निफ्टी बैंक निफ्टी में ओवरऑल ट्रेंड रिवर्स हो चुका है शॉर्ट टर्म में, बट एक बाउंस आएगा और वो बाउंस पर बेचेंगे तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पे बेचकर रिस्क रिवॉर्ड मेरे को मैच नहीं कर रहा है।
ना जय, वैसे तो देश को आप जैसे लोगों की आज सख्त जरूरत है जो इस लेवल पे भी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन मैं जानना ये चाहता हूँ कि चलो नहीं बेचने वाला मामला तो ठीक है, लेकिन खरीदने वाला आइडिया कहाँ से आया? अनिल जी, ओवरऑल जो मैं एक चार्ट सेटअप देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रूशियल सपोर्ट के वहाँ पे है निफ्टी पे मैं एक क्रूशियल सपोर्ट जो देख रहा हूँ 14,250 का है। बैंक निफ्टी पर अनिल जी अगर मैं देख रहा हूँ तो करीब मैं बैंक निफ्टी में देख रहा हूँ कि ये 31,800 700 का जो बैंड है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर वो होल्ड कर जाता है तो हमें एक शॉर्ट टर्म बाउंस आ सकता है, वो बाउंस आने के बाद फिर से हमें बेचना है। परफेक्ट, ठीक है। तो ये है राय आपके लिए निफ्टी बैंक में खरीदारी करने की 14,300 का कॉल ऑप्शन। इंटरेस्टिंग है ये। अब तक ज्यादातर कॉन्ट्रा ट्रेड आमतौर पर विश्वेश देते थे। विश्वेश के मित्र जय ठक्कर भी अब इसी राह पर चल पड़े हैं। 115 रुपए पर खरीदिए 14,300 का कॉल ऑप्शन, 91 का स्टॉप लॉस, यानी कि आपके लिए रिस्क है 15 और 10 25 पॉइंट के आसपास की रिस्क है, और 140 161 दो टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। इस बीच जय एक जैकपॉट शेयर भी देंगे, लेकिन तब तक नितिन जी ने जो आज पुट ऑप्शन खरीदने की राय दी थी उस पुट ऑप्शन में बड़ा कमाल होता हुआ दिख रहा है। उन्होंने जो 90 रुपए के आसपास दिया है वो मेरे ख्याल से 115 120 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। उन्होंने कौन सा पुट दिया था? 14,300 का पुट दिया था। वो अब 120 के आसपास मेरे ख्याल से ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और बैंक निफ्टी भी दिन के लो पॉइंट पर आई है सर, 31,800 31,725 31,825 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वहां पर बैंक निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है दीप अभी पिछले आधा पौन घंटे में, और वो ये कि निफ्टी कमजोर नहीं हो रहा, अब बैंक निफ्टी कमजोर हो रहा है। आखिरी घंटे में बैंक निफ्टी कमजोर होता हुआ दिख रहा है। तो आज का जो मजबूत इंडेक्स था ये थोड़ा दम तोड़ता हुआ दिख रहा है। ये थोड़ी सरप्राइजिंग भी है और ये इंटरेस्टिंग भी। आइए इस पर चर्चा करेंगे। तब तक एक बार जल्दी से बिल्कुल जय के लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी अनिल जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि बैंकिंग फाइनेंशियल्स में हमें थोड़ा ज़्यादा दबाव देखने मिल रहा है कंपेयर टू रिसेंटली, कंपेयर टू निफ्टी। और उसका एक मेजर रीज़न है रिलायंस, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा एक बाय क्रॉसओवर आ चुका है ऑलरेडी। यहाँ से एक अच्छा अपमूव देखने मिल सकता है। और जो हिसाब से कंसोलिडेशन हमें इतने टाइम से रिलायंस में देखने मिल रहा है, जो मैं देख रहा हूँ कि लगभग 10 नवंबर से मतलब लगभग समझिए आप 2 महीनों से एक कंसोलिडेशन चल रहा है, उसमें से ब्रेकआउट आने को है। डेली इंडिकेटर्स में क्लियरली बाय क्रॉसओवर आया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका 2000 के स्ट्राइक का एक कॉल ऑप्शन हम यहाँ पे खरीद कर चल सकते हैं, बिकॉज 50 डेमा के ऊपर सस्टेन कर रहा है निफ्टी रिलायंस। सो 4950 के रेंज में आप 2000 के स्ट्राइक का रिलायंस का कॉल ऑप्शन खरीद कर चले। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का लगाएंगे हम, 32 रुपए का एक स्टॉप लॉस रहेगा। 4950 पे खरीदना है तो 18 पॉइंट्स का एक रिस्क रहेगा यहाँ पे। ऊपर में जो फर्स्ट टारगेट इसका बन रहा है डेट कम्स टू अराउंड 71, सेकंड टारगेट इसका बन रहा है 80, 71 इन 80, ये दो टारगेट्स के लिए रिलायंस का 2000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चले। 71 और 80 दो टारगेट के लिए रिलायंस में करें खरीदारी, यह राय आपके लिए जय की तरफ से आती हुई दिख रही है। इस बीच 14,300 का जो पुट ऑप्शन नितिन जी ने कहा था, नितिन जी की तरफ से मैं आपको अपडेट दे दूं। नितिन जी ने कहा कि 90 रुपए में लीजिए, 60 का स्टॉप लॉस, 130 का टारगेट, 129 का हाई लगा चुका है ये। और ऐसे में नितिन जी की राय है पूरी तरह से प्रॉफिट बुक करके लाइफ एंजॉय करने की। उन्होंने कहा प्रॉफिट बुक करवा दीजिए, लाइफ एंजॉय करने वाला जो मामला है वो मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है। उन्होंने नहीं कहा है प्रॉफिट बुक करने के बाद तो अगला काम आप क्या करेंगे, एंजॉय करना है। तो एंजॉय कीजिए। नितिन जी की सदाबहार शानदार बेहतरीन कॉल आपके काम आती है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट डेटा रीडिंग करके नितिन जी ने कहा है 14,300 का पुट लीजिए। देखिए आधा पौन घंटे में काम हो गया। दिन के लो पॉइंट पर निफ्टी ट्रेड करा है, अब तो 130 के पार भी निकल गया होगा, तो अब यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कल नितिन जी फिर यही है, कहाँ जाने वाले हैं, और नई कॉल्स आपको दे देंगे, चिंता न करें। अगर जरूरत होगी तो अभी फोन अ फ्रेंड करके लाइफ लाइन यूज कर लेंगे। आइए तब तक 3-20 की स्ट्रेटेजी कर लेते हैं। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल बचाया जाए 3-20 की स्ट्रेटेजी के लिए। सर वैसे अगर आप देखें तो ग्लोबल क्यूज में कुछ नहीं बदला है। डाउ फ्यूचर्स वैसे के वैसे ही हैं, हल्की सी गिरावट के साथ सुबह से ट्रेड कर रहे हैं, कोई वहां पर मूव नहीं है। और नैस्डैक फ्यूचर्स भी मामूली गिरावट दिखा रहे हैं। यूरोप के बाजारों में भी कुछ नहीं बदला है, तो हमारे ही बाजार हैं सर जो ऐसे ट्रेड कर रहे हैं। कहीं कुछ नहीं बदला, कहीं कुछ नहीं बदला, सुस्ती है बट ऐसी कोई भारी गिरावट नहीं है सर। ये तो 31,725 पे भी आ गया, लक्षण ठीक नहीं दिख रहे। ठीक नहीं, बड़ी गिरावट है सर। 14,225 14,150 आखिरी सपोर्ट रेंज उसके बेहद करीब नीचे है। सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि आखिरी मिनटों में ये जो आखिरी आधे घंटे में बैंक निफ्टी टूटा है ना जी, ये थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं दिख रहा। सुबह से हम यही बात कर रहे थे कि निफ्टी बैंक निफ्टी को
नीचे गिराता है या बैंक निफ्टी ले जाता है, तो भारी निफ्टी पड़ता हुआ दिख रहा है। तो और वो भी ये कि कुछ दिग्गजों को आप पकड़ के सप्लाई पूरी दे रहे हैं। जी, मेरा ये मानना है कि थोड़ी तेजी की पोजीशन आपको स्टॉप लॉस के तौर पर थोड़ी हल्की करनी चाहिए, जो मार्केट के संकेत है। देखिए 14,350 के नीचे आप अच्छे खासे नीचे बंद हो रहे हैं जी, तो थोड़ा कम होना चाहिए। 31,725 ये भले आप कह सकते हैं मेक और ब्रेक, और ज़्यादा से ज़्यादा 31,500 550 अगला आखिरी सपोर्ट लेवल है, जिसके नीचे बैंक निफ्टी ज़्यादा खराब होगा, तो वहाँ आप कह सकते हैं कि और नीचे जगह है। तो लेकिन मुझे लगता है कि देखते हैं, एक बार 14,150 14,225 की सपोर्ट रेंज है, तो कल के लिए थोड़ा तो हल्का होना चाहिए। और वैसे आज अमेरिका में तो छुट्टी है, आज छुट्टी है, तो कल ज़्यादा संकेत तो होंगे, लेकिन डाउ फ्यूचर्स एक बार जरा डाउ फ्यूचर्स देख लें कितना है, 90 पॉइंट्स है, 90 पॉइंट्स है। सप्लाई है, सप्लाई है, थोड़ा हल्का रहें बेटर, ताकि आपको फिर से बाजार घूमे तो खरीदने के लिए जगह रहनी चाहिए बस। तो ये सर प्रॉफिट बुकिंग इसको देख रहे हैं या फिर थोड़ा शॉर्टिंग भी हो रही है, किस तरह से देख रहे हैं सर इस एक्शन को, या फिर एक दिन है थोड़ा डेटा? नहीं, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी शॉर्ट भी है, थोड़े शॉर्ट्स भी हैं, कॉल राइटिंग हो रही है, कॉल राइटिंग हो रही है, कॉल राइट सॉरी कॉल राइटिंग अच्छे से हो रही है दीप, कॉल बेच रहे हैं बजाय सीधे फ्यूचर शॉर्ट करने की, कॉल में बिकवाली हो रही है, तो थोड़ा वहाँ पर कमजोरी आती हुई दिख रही है। ठीक है, तो ये है आपके लिए बाजार पर थोड़ा प्रेशर इस समय। सेंसेक्स 600 पॉइंट फिसला है। वैसे अगर आप परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो कुछ ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, 1-1.5% ही नीचे है, बट क्योंकि बाजार इतना ज़्यादा चढ़ चुके हैं तो इन टर्म्स ऑफ प्योर पॉइंट्स अगर आप देखें तो ऑफकोर्स आपको भारी गिरावट दिखेगी। निफ्टी भी देखिए अब लगभग 200 पॉइंट नीचे फिसलते हुए दिख रहा है, तो प्रेशर बन रहा है इस समय बाजार में। देखते हैं किस तरफ मार्केट की डायरेक्शन जाती है। दिन के निचले स्तरों पर आप आ गए हैं। जल्दी से कुछ और स्टॉक्स के बारे में चेकअप कर लेते हैं इससे पहले कि हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ें, और भारी गिरावट जिन स्टॉक्स में आती हुई दिखी है वहीं पर एक बार आप फोकस करिए। आज वोडाफोन आइडिया सर 6% ये स्टॉक भी फिसल चुका है, तो कल के पिछले हफ्ते के जो बिग विनर्स थे आज थोड़ी मुनाफा वसूली आपको दिखाते हुए गए हैं। हम देख रहे थे थोड़ा होल्ड आउट कर रहे थे कुछ कंजम्पशन नेम्स, बट यहाँ पर बाटा इंडिया में भी एक बड़ी गिरावट आई है। सचिन जी 1600 के नीचे फिसला है बाटा इंडिया, क्या यहाँ पर एंट्री का लेवल रहेगा या फिर और वीकनेस देखते हैं? दीपांशु, आई थिंक इमीडिएटली मुझे लग रहा है जो सपोर्ट यहाँ पर नजर आ रहा है वो लगभग अराउंड 1530 के आसपास का है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है वेट करना चाहिए, 1-2 दिन के बाद एक बार रीइवैल्यूएट करना चाहिए। फिलहाल 1570 पे जिस तरीके से इसके एवरेजेस प्लेस्ड है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा और मोमेंटम गहरा हो सकता है। सो अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है तो कंटिन्यू करनी चाहिए 1600 के स्टॉप लॉस के साथ, बट 1530 जैसे आ जाता है वहां पर रिव्यू करनी चाहिए। अदानी एंटरप्राइजेस में भी एक बड़ी गिरावट आई है। कुणाल जी क्या चल रहा है इस चार्ट में? 4.5% नीचे है, कौन से लेवल सब इंपॉर्टेंट रहेंगे? आपने अडानी एंटरप्राइजेस पूछा दीपांशु? जी कुणाल जी। देखिए दीपांशु, इसमें एक तेजी बनने के बाद अब मुझे लगता है कि कुछ करेक्शन आना लाजमी था। एक बिल्कुल सिंगल वन साइडेड रनअवे रैली हमने देखी, बाजार आज थोड़ा कमजोर है तो उसमें करेक्शन आ रहा है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पर किसी तरह की कोई संकट नहीं है। मुझे लगता है ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, और अगर ये 480 के लेवल्स को होल्ड करता है तो अभी भी इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। निचले स्तरों पर खरीदारी की राय है, तो इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करें। 480 के नीचे जाएगा तभी परेशानी है, तभी लॉन्ग पोजिशन इनके पास है, उन्हें एग्जिट करने की राय। ओके, तो ये है आपके लिए अदानी पर नजर, अदानी एंटरप्राइजेस। वोडाफोन आइडिया की हमने बात करी, एक बार जरा ग्रासिम के चार्ट भी पुल अप करिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हिंडाल्को, ग्रासिम, वोडाफोन आइडिया इन सभी ग्रुप कंपनीज पर प्रेशर आते हुए दिख रहा है। सचिन जी एक क्विक कॉल ग्रासिम पर भी। दीपांशु, मुझे लग रहा है यहाँ पर जो डेटा है वो थोड़ा सा वीक है। इनफैक्ट पिछले 4 दिनों की तेजी के बाद यहाँ पर सडनली एक ब्रेकडाउन आया है, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने चाहिए। 970 के आसपास एक सपोर्ट है, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर सपोर्ट वापस रिविजिट होना चाहिए। स्टॉप लॉस काफी क्लियर है, 1005 का आपको लगाना है, एंड फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने हैं ग्रासिम में। ओके, तो ये है आपके लिए ग्रासिम पर व्यू। हफ्ते की कमजोर शुरुआत, क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। डेज लो पर हम क्लोज होंगे और डबल सेंचुरी मारकर निफ्टी गिरने की तैयारी में है। वहीं 550 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट आपको निफ्टी, बैंक और सेंसेक्स दोनों में आती हुई दिख रही है। टाटा मोटर्स आज का टॉप लूजर रहा है, 6% नीचे, नॉट टू फार बैक। टाटा स्टील यहाँ पर भी लगभग 6% की गिरावट। हिंडाल्को यहाँ पर बड़ा ब्रेकडाउन आते हुए दिखाई। ग्रासिम यहाँ पर हम बात कर रहे थे 3.5% नीचे। ओएनजीसी, इंडसइंड बैंक, सन फार्मा, कोल इंडिया, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, आईओसी, कहीं पर भी देखिए आपको गिरावटें दिखेगी। सिर्फ और सिर्फ 6 निफ्टी स्टॉक्स हैं जो
थोड़ी सी बढ़त के साथ क्लोज हो रहे हैं। यूपीएल ऑफ कोर्स 6.5% का उछाल। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज बड़ा सपोर्ट मार्केट को इसने दिया है, उसके बावजूद हम देख रहे हैं 200 पॉइंट नीचे है, 2% ऊपर रहा ये स्टॉक। टाइटन, एचडीएफसी बैंक, आइशर और आईटीसी हल्की सी बढ़त के साथ क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। वायदा कारोबार की बात करें तो बड़ा ब्रेकडाउन हमने आते हुए देखा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग पर 7% की गिरावट, एनबीएफसी सारे गए, एमएनएम फाइनेंस 7%, एलएनटी फाइनेंस 7%, एलआईसी हाउसिंग 5%। उसके बाद आप मनापुरम देखिए हमारे टारगेट के नजदीक आ गया, 160 का टारगेट दिया था, 161.50 पे डे लो पर ट्रेड कर रहा है ये भी। ये नीचे आ गया। चोला भी आप बात कर रहे हैं, चोला भी, हाँ चोला हमने 411-12 की रेंज में दिया है, 407 पर, 407। तो ये सारे एनबीएफसीज ने ही सुबह से जो है ये मामला गड़बड़ किया है, वहाँ से जो डिस्कम्फर्ट आ रहा है। देखिए स्टॉक्स की धुलाई तगड़ी हुई है आज। बिल्कुल सर। और निफ्टी फाइनेंस भी आज लगभग 300 पॉइंट फिसला है, जो निफ्टी फाइनेंस फ्यूचर इंडेक्स है। सेल पर हमने देखा बहन में वापस एंट्री हुई ओएफएस के बाद, आज 6.5% की गिरावट इस काउंटर में आपने आती हुई देखी। जेएसपीएल पर वीकनेस दिखी, कोफोर्ज पर बड़ा ब्रेकडाउन आया, टाटा केमिकल्स पर ब्रेकडाउन आया, भारत फोर्ज, अशोक लेलैंड, एस्कॉर्ट्स, इन सभी ऑटो स्टॉक्स पर भी आपने वीकनेस देखी है। बीएचईएल आज ये भी स्टॉक थोड़ा प्रेशर में दिखा, साथ ही ग्लेनमार्क यहाँ पर वीकनेस थी। पीरामल एंटरप्राइजेस हालांकि खबर पॉजिटिव थी, पर उसके बाद बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ काइंड ऑफ स्टोरी होती हुई दिखी। यहाँ पर एक्साइड ये भी वीक रहा, और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस एक और एनबीएफसी जहाँ पर वीकनेस दिखी। कुछ गेंस आती हुई दिखी। पीवीआर यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन रहा, जुबलेंट फूड जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, टाइटन थोड़ी खरीदारी, आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी बैंक अच्छे नतीजों के दम पर इसने होल्ड आउट करा है, पर एंड में इसने भी गेंस गिव अप कर दी हैं। तो अनिल जी, लंबे समय बाद हम देख रहे हैं कि डेज लो के करीब बाजार ट्रेड हो रहे हैं, और एक बड़ी गिरावट पॉइंट वाइज डे लो पे बंद नहीं हुए थे, रिकवर हो गए थे। हाँ, रिकवर होकर बन गया। आज पहली बार 230 फैक्टर बिल्कुल उल्टा हुआ, बिल्कुल उल्टा हुआ। जहाँ कहीं कोई रिकवरी, सबसे बड़ी बात है सबसे मजबूत जो बैंक निफ्टी 31,725 भी गया, हालांकि एवरेज बंद होकर इतना खराब नहीं आएगा। देखिए 14,225 जो हमने बोला है सपोर्ट रेंज, एग्जैक्ट 14,225 सपोर्ट रेंज, और 31,725 वो 31,725 के आसपास ही आएगा। अच्छा, तो सपोर्ट रेंज पे ही क्लोजिंग आएगी आपकी, आप देखिएगा थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। लेकिन हाँ, नुकसान भारी भरकम हुआ है। आइए शाम 6 बजे का शो। साइड इफेक्ट से क्या डरना कैसा, ये शो है। 16 जनवरी ये तारीख अब इतिहास में दर्ज हो चुकी है, क्योंकि इसी दिन हिंदुस्तान में वायरस के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान यानी कि वैक्सीनेशन शुरू किया गया, और लाखों कोरोना वायरस अब तक स्वदेशी वैक्सीन पर अपना विश्वास जता चुके हैं और करोड़ों वैक्सीन लगवाने की रेस में हैं। लेकिन इस बीच कुछ लोगों में वैक्सीन लगवाने के बाद हल्का बुखार, हल्का सर दर्द, बदन दर्द जैसे साइड इफेक्ट्स भी दिखे हैं। तो क्या ये नॉर्मल बात है या फिर लोगों में डर है? आज हम इन्हीं शंकाओं का करेंगे समाधान, और कोरोना वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स की आपको बात बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि इससे डरने की ज़रूरत है या नहीं, और जो हमारे देश में बने हुए वैक्सीन या टीके हैं वो कितने सुरक्षित हैं, कितने प्रभावी हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। डॉक्टर गौतम बंसाली साहब हैं, मेंबर कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र के, प्रोफेसर निर्मल कुमार गांगुली, पूर्व डीजी आईसीएमआर, और साथ ही डॉक्टर सुनीला गर्ग, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। आज शाम 6 बजे इन सब से करेंगे बातचीत। साइड इफेक्ट से डरना कैसा, ये है आज का विशेष शो आपके लिए। देखिए फाइनल क्लोजिंग वही है, 31,811 आई है, देखिए कितनी ऊपर आई है। कैसे अनुमान लगाए, ये आपको ट्रिक समझानी पड़ेगी। अरे उसमें ट्रिक कुछ नहीं थी, इससे सिंपल है। देखिए जो क्लोजिंग आती है वो आखिरी आधे घंटे की वेटेड एवरेज प्राइस पर आती है। तो अगर आखिरी 4-5 मिनट में 7 मिनट में मार्केट जोर से गिरते हैं तो उसकी वेटेड एवरेज वो निकलती नहीं। और दूसरा एक आखिर में जब गिरते हैं ना तो है ना बिना वॉल्यूम के गिरते हैं। ओके, तो वॉल्यूम और प्राइस दोनों का एक्शन मिला के क्लोजिंग आती है। इस वजह से आप देख रहे हैं कि देखिए कितना ज्यादा है, 150 पॉइंट, 160, 161 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग आई है। तो ये है, तो ये इधर देखिए 14,222 बंद हुआ है और आपकी 14,282 60 पॉइंट ऊपर आई है। तो कम से कम मतलब इतनी खराब नहीं है, इतनी मतलब अच्छी तो नहीं है लेकिन इतनी खराब भी नहीं है, मतलब ठीक है। जो डे लो पर माना तो डे लो ही जाएगा, बंद तो डे लो पर ही हुए हैं, ये तो माना ही जाएगा, ये बात मानकर चलें। चलिए आइए विदा लेने का वक्त है। आशु सर धन्यवाद आपका, वागले साहब और कुणाल जी का भी शुक्रिया, किरण जी, जय ठक्कर साहब, और साथ ही सचिन जी और सुमित जी आज फॉर्म में नहीं दिखे, क्या बात है सुमित जी? सब ठीक है?
नहीं अनिल जी ऐसा नहीं है अनिल जी, 4-5 सेल कॉल दे दिए और अब नो पे सेल कॉल देने का मन नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा कल देखेंगे क्या करना है। अरे 4-5 दे दिए, अच्छा HDFC नहीं गिर रहा था ना सर। अच्छा HDFC, अच्छा आपका HDFC गिरेगा तब आपका जोश बढ़ेगा। ओके चलिए, तो सुमित जी कल फिर से रहेंगे फुल फॉर्म में, आप सब लोगों से होगी मुलाकात, धन्यवाद।